हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग बीएफ स्किनर। ऑल्दो बीएफ स्किनर की जो थियोरी है वो मैंने आपको करवा रखी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, यानी जो लर्निंग की हमने 11 थियोरीज की हैं उनमें से एक हमने बीएफ स्किनर भी कर रखे हैं। 10-1 मिनट की वो वीडियो है। लेकिन आज जो है ऑब्वियस सी बात है कि जब दोबारा से किसी टॉपिक पे वीडियो बन रही है और इनकलकेट लर्निंग पे बन रही है, सो कुछ तो डिटेल्ड चीज़ें होनी चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए ताकि जिसमें मैंने भी कुछ सीखा हो और आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिले। सो आज जो है हम सीखेंगे जी, ये मेरे पूरे दिन की मेहनत, इधर उधर से बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक्स और रेलेवेंट ऑथेंटिक जगह से जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जो कॉन्सेप्ट्स हमने बीएफ स्किनर से रिलेटेड पढ़े हैं, उनकी जो लाइफ के बारे में चीज़ें जानी हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ये बिहेवियरिस्ट थे, तो ये बिहेवियरिस्ट कैसे बनी, क्या स्टोरी रही, क्या उनके पीछे की चीज़ें रही, सो वो सारी जो है वो आज आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट आपको इनकी लाइफ से लेके एंड तक पीवाईक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे कि बीएफ स्किनर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यूज जो है वो यूजुअली एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी, बट डेफिनेटली जो मैंने मेहनत की है वो सारी तो मैं बोलूँगी ही आपके सामने, ताकि आपको भी कुछ चीज़ें समझ आएँ, कुछ नया सीखने को मिले, या जो बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हैं थोड़ा लाइट हार्टेड फील करें जब बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ रही हूँ। ओके, अब हमें पता है कि बीएफ स्किनर काफ़ी इंपॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट हैं ये। ओके, अब पॉइंट ये है कि कब बने ये बिहेवियरिस्ट, ओके, या क्यों बने ये बिहेवियरिस्ट। क्या इनको बिहेवियरिस्ट ही बनना था, या आजकल जैसे होता है ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग चल रही होती है कि अच्छा पेरेंट्स ने बोल दिया ये कर लो वो कर लो, या आपको दिख रहा है स्कोप इसमें तो आपने वो चीज़ कर ली, सब लोग कर रहे थे इसलिए कर ली, तो क्या ऐसा कुछ था। वहीं से शुरू करते हैं। सो 1904 से 1990 तक इनका टाइम पीरियड, इनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल क्या, जन्म से लेके मृत्यु तक का इनका पीरियड रहा है। उस पीरियड में अगर हम बात करें तो ये 2 भाई थे, ठीक है। जहां इनका जन्म हुआ उस जगह का नाम थोड़ा सा टफ वाली सिचुएशन है, सुश्क्वेना। स्पेलिंग बता देती हूं मैं, SUSQUEHANNA। ओके, सो यहाँ पे इनका जन्म हुआ, जो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ हुआ, लेकिन इनके पेरेंट्स जो थे ना वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, मतलब काम करने वाले लोग थे। और वो हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, आपने भी नोट किया होगा, वो डरते बहुत हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे रूल्स के हिसाब से चलें, किसी गलत संगत में ना पड़े। सो वो वही वाली सिचुएशन इनके पेरेंट्स के साथ भी थी। सो ये 2 भाई थे, 2 में से एक जो भाई है इनका, वो 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए वो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अकेले बच्चे बचे हैं, तो पेरेंट्स चाहेंगे कि ये कहीं भी गलत जगह पे ना फंसे। सो वो चीज़ आपको कहाँ नजर आएगी, वो चीज़ इनकी मदर में नजर आएगी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, और वो अपने डिसिप्लिन से जो है वो टस से मस नहीं होते। मतलब मम्मी ने जो बोल दिया वाली सिचुएशन कि बस बोल दिया वही होगा। सो वो स्ट्रिक्ट है काफ़ी, ठीक है। वहाँ से नजर आता है कि इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनके फादर ने क्या किया, इनको काउंटी जेल लेके गए, न्यूयॉर्क की वहाँ पे एक जेल के अंदर लेके गए और दिखाया कि कैसे अपराधियों को सजा दी जाती है, कैसे चीज़ें होती हैं, जेल का जो है वो वातावरण कैसा होता है, यानी कि ताकि ये ऐसा कुछ ना करें कि देखो कैसे कैसे रहना पड़ेगा अगर तुमने कुछ किया तो, ठीक है, यानी कुछ गलत नहीं करना है। सो वो यहाँ से सीखने को मिल गया, पापा ने सिखा दिया। तीसरा इनकी ग्रैंड मदर, दादी, ठीक है। तो दादी जो है वो कहाँ ही लेके जाएंगी, वो लेके जाएंगी कि ये देखो अपराध किया ना तो फिर सजा मिलेगी ऊपर जाके। सो वो ऊपर जाके वाली सिचुएशन थी। वो क्या करती थी, यहाँ पे इनका एक पार्लर था, उस पार्लर में जो है क्या जो ज्वेलरी होती थी ना, अंगीठी वगैरह, या उसमें जो कोयले होते थे बिल्कुल लाल कलर रंग के, सो उनको दिखा के बोलती थी कि नरक में इससे भी ज़्यादा जो है वो चीज़ें होती हैं, और वो नहीं होता पकोड़े तले जाते हैं आपके। सो वो वाली सिचुएशन कि आपको डरा के रखना कि भाई बहुत गलत काम हो जाएगा अगर आप कुछ गलत करते हैं तो। सो यहाँ से उनकी जो अडल्टहुड की चीज़ें हैं वो उनको समझ आई कि इंसान जो है जो कुछ भी करता है ना वो सिर्फ रिइंफोर्समेंट के लिए करता है,
ठीक है। रिन्फोर्समेंट मतलब वो चाहे रिवॉर्ड हो या कोई चीज़ें हो या पनिशमेंट से बचने के लिए हो। तो जो इन्होंने थियरी बनाई ना, रिन्फोर्समेंट, पनिशमेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो सारी यहाँ से आएंगी, उनके बिहेवियर से, क्योंकि इनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग जो है, इनफैक्ट इनके पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों को मिला के अगर आप देखोगे तो इनका कहना था दैट आई वॉज टॉट टू फियर गॉड, पहली चीज़ भगवान से डरना, दूसरी चीज़ पापा ने सिखा दिया पुलिस से डरना, और तीसरी चीज़ लोग क्या बोलेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक। यानी इन 3 चीजों से डरना उनको सिखाया गया था कि एक तो भगवान से डरना है जो दादी ने सिखा दिया, पकोड़े तलेंगे वाली सिचुएशन, दूसरा पापा ने सिखा दिया कि अपराध से डरना है ताकि वो पुलिस से डरे, ठीक है, ताकि अपराध ना किया जाए, और तीसरा मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी, सो वहां से हम बोल सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे वाली सिचुएशन। मम्मियाँ अक्सर सोचती भी हैं ये चीज़ कि लोग क्या कहेंगे, सो वही चीज़ यहाँ से आ जाती है उनमें कि उनको इन चीज़ों से डरना सिखाया जा रहा है। और जब किसी चीज़ से डरना सिखाया जा रहा है तो वही चीज़ तो फिर बड़े होके आप सीखोगे ना। जैसे आजकल पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ या रील्स देखने को नहीं मिलती जिसमें बोलते हैं कि बच्चे को जो है ज़्यादा अटेंशन मत दो, या फिर अगर वो रो रहा है या कुछ डिमांड कर रहा है तो ज़्यादा डिमांड्स पूरी नहीं करनी है वाली सिचुएशन, क्योंकि उसको आगे लाइफ में भी चीज़ें देखनी है। हम कई बार वो भी कर देते हैं ना कि बच्चा गिर गया तो हम फर्श को थोड़ा सा कर देते हैं कि अरे इसने मारा तुझे, कोई बात नहीं, रोते नहीं बच्चे। तो हम एक तो उसका रोने का जो पैटर्न है या जो उसके इमोशन बाहर आ रहे हैं उसको स्टॉप कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर कि हम गलती जो है वो फर्श की निकाल रहे हैं, या चींटी मर गई उसकी निकाल रहे हैं बेचारी की। सो वो मतलब हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं वहां पे इनडायरेक्टली कि उसकी गलती तो है ही नहीं और वो चुप हो जाए। सो इमोशंस भी सप्रेस कर दिए। और सो वो अल्टीमेटली पॉइंट क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, ये कहना चाह रही हूँ कि जो बचपन में आपने चीजें देखी हैं, जो बचपन में आपका माहौल रहा है, वहां से ही निकल के आप चीजों को सीखोगे। सो यहां से स्किनर जो हैं वो क्या सीखते हैं कि ह्यूमन बीइंग या जो पीपल है ना वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि एक लॉफुल तरीके से बिहेव करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिहेविंग इन लॉफुल वेज। सो वहां से ही अडल्ट की जो है वो रेनफोर्समेंट की वजह से चीजें शुरू हो जाती हैं। ये बात उनको समझ आ गई थी बाद में। ओके, बाकी अगर हम उनके इंटरेस्ट की बात करें, एनिमल्स में इंटरेस्ट उनका जो रहा, एक सेकेंड रुकिए, एनिमल्स में उनके पास बहुत सारे पेट थे। उन्होंने लिजर्ड और पता नहीं किन किन टर्टल और कई चीज़ों को पेट रखा था अपना। सो वहाँ से उनको इंटरेस्टिंग तो काफ़ी लगते थे जो बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसे घर में अगर आप डॉगी भी पाल लेते हो जो टॉमी होता है अपने घर में, सो उससे भी एक अटैचमेंट हो जाती है, उसके आप बिहेवियर को नोटिस करने लग जाते हो, आप चीज़ों को देखते हो। सो वही चीज़ें थी, वो काफ़ी फैसिनेटेड रहते थे जानवरों के बिहेवियर की तरफ, ठीक है। सो वहां से उन्होंने क्या किया, जैसे हम सर्कस में नहीं देखते यूजुअली कि कबूतर उड़ रहे हैं और पता नहीं शेर कहाँ से निकल के क्या कर रहा है, या डॉगी जो है उसको ट्रेन कर रखा है। सो वो उन्होंने एक शो देखा पिजन्स का, ठीक है, और उस पिजन के शो में क्या चीज थी कि पिजन जो है एक बिल्डिंग में जैसे आग लगी हुई है और वो पिजन वहां से एक चीज को खींचता है, फिर लैडर लगाते हैं और वहां से फिर एक और पिजन जो फायर फाइटर है पूरा, और वो उसने रेड वो हैट पहन रखी है, वो जाके यहाँ पे फंसे हुए पिजन को बचाता है। सो ये पूरा जो शो उन्होंने देखा वो काफी फैसिनेटिंग लगा उनको, और बाद में उन्होंने ही पिजन्स को ट्रेन भी किया, क्या करने के लिए, पिंग पोंग बजाने के लिए, ठीक है, पिंग पोंग बजाने या मिसाइल को टारगेट करने के लिए। इनफैक्ट बाद में जो है पिजन्स का इस्तेमाल बाकी जगह भी हमें पता है होता रहा है। सो वो चीज़ उनको काफ़ी फैसिनेट कर रही थी, यहाँ से हमें समझ आता है। अब बात यह है कि वो 22 साल के हो गए हैं, लेकिन 22 साल पे भी उनको समझ नहीं आ रहा है, वो होता है ना यूरेका कि करना क्या है, तो वो जिंदगी में क्या करना है, लाइफ का जो इंस्टिंक्ट है वो उनको मिल नहीं रहा है क्या करना है। यानी कि जो एरिक्सन ने बोला था कि टीनेजर्स में जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस उनको यहाँ पे कौन सी एज में हो रहा था, 22 साल की एज में। और ये कमाल की बात थी, उस टाइम पे उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने राइटर बनने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, बट जो भी उन्होंने करने की कोशिश की उसमें वो फेल हो गए, ठीक है। सो अब राइटर में तो इमोशंस चाहिए ना, राइट, तो उसमें वो हो नहीं पा रहा था उनसे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक काम करता हूं, मैं साइंस जो है, मैं ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ूंगा साइंस की हेल्प से,
ठीक है। सो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे अपन, और ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी हम फिक्शन के मेथड से नहीं, मेथड्स ऑफ साइंस की हेल्प से करेंगे। ठीक है। अब अगर बिहेवियर को स्टडी करना है तो उन्होंने किसको पढ़ा? उन्होंने पेवलोव को पढ़ा, थॉर्नडाइक को पढ़ा। यानी इससे ये समझ आ रहा है कि अगर इन्होंने थॉर्नडाइक और पेवलोव को पढ़ा है सो ये क्रोनोलॉजी में इनसे तो पहले आ चुके हैं, राइट। सो पहले थॉर्नडाइक आ गए, उसके बाद पेवलोव आ गए, उसके बाद हमारे पास स्किनर या उसकी थियरी आती है। सो इन्होंने इन दोनों की चीज़ों को या इन दोनों की बुक्स को पढ़ा और वहाँ से उनको समझ आया कि सही है, ये सही है। वो मैं कई बार बोलती हूँ ना कि आप देखने के लिए, जैसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि मैं किस चीज़ में मास्टर्स करूँ, सो आई वॉज लाइक तेरा जिसमें इंटरेस्ट है उसका सिलेबस निकाल के देख कि उस सिलेबस में से तुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने ये किताबें पढ़ के देखी जो उनको इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने फिर क्या कर लिया जी, साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हमें सुनने में बड़ा ऐसे लग रहा होगा ना हार्वर्ड। तो साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, मास्टर्स के यहाँ से, मास्टर्स के बाद इन्होंने पीएचडी कर ली 3 साल में फटाफट। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर ही, और फिर इस पे उन्होंने अच्छे से काम करना शुरू किया। इन्होंने बीच में ये 1938 में आई थिंक कर ली थी उन्होंने पीएचडी, उसके बाद या 28 में, जस्ट अ सेकेंड लेट मी क्लियर इट, काफ़ी आगे जा चुके हैं हम, 38 तो नहीं 36 में, हाँ ठीक है। तो उन्होंने 3 साल की पीएचडी की थी, 1928 में एडमिशन लिया था उन्होंने। ठीक है, तो 1928 में एमए में एडमिशन लिया, देन पीएचडी की, फिर 1938 में तो वो मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे थे, वहां से 1947 में वो वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली अब बिहेवियरिज्म में अगर आप आ गए हो तो आप बिहेवियर पे फोकस कर रहे हो, ये तो हमें पता है, यानी आप इमोशंस पे, फीलिंग्स पे वो तो फोकस ही नहीं कर रहे हो। और अगर मैं काम बिहेवियरिज्म पे कर रही हूँ तो मैं रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स पे फोकस नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा एक्सपेरिमेंट्स पे और चीज़ों पे ही फोकस रहेगा, दिमाग में भी वही चीज़ें चलती रहेंगी। इट्स लाइक अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। वही चीज़ इनके साथ हुई। इनके साथ क्या हुआ कि अब जब ये 40s की एज में आ गए हैं, क्योंकि 40 साल तक आपने काम तो कर लिया, पीएचडी कर ली, चीज़ें कर ली, और अब आप काम कर रहे हो, पेपर पब्लिश कर रहे हो, तो उसके बाद ये आ जाते हैं जी डिप्रेशन में, क्योंकि सारा का सारा तो बिहेवियर पे फोकस था, फीलिंग्स और इमोशंस तो दबा के रखे हुए हैं। सो वहाँ से फिर एक चीज़ समझ आती है कि इन्होंने एक किताब लिखी। अब उस किताब में जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को इन्होंने अपने आप को समझ के अपनी जितनी भी फीलिंग्स थी, अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, जो अब तक सारी की सारी दबी हुई थी, वो सारी उन्होंने उस किताब के अंदर झोंक दी। ठीक है, तब जाके उन्होंने थोड़ा बेटर फील किया, और यहाँ से वो जो राइटर बनने का ख्वाब था, जो उनका अधूरा रह गया था, वो राइटर बनने का ख्वाब भी 1938 में था आई थिंक, जस्ट अ सेकेंड, 47 में तो ये हार्वर्ड आ गए थे। 40s, जब इनकी एज 40s में थी तो ये डिप्रेशन में गए, और इनकी बुक का नाम लिख लीजिए आप अगर जानना हो तो। वैसे बुक नहीं है, ये एक्चुअली नोवेल है। ठीक है, इस नोवेल में इन्होंने अपनी सारी की सारी फीलिंग्स जो है वो झोंक दी ताकि ये बेटर फील करें, और इन्होंने बेटर फील किया भी। लेकिन जब आप इस नोवेल को देखेंगे ना, उसके अंदर भी ऑब्वियसली बहुत फेमस हुई, ये 2 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज आज इसकी बिक चुकी हैं, सो काफ़ी फेमस रही। लेकिन इसके अंदर जो भी पर्सनल प्रोफेशनल जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी इसके कैरेक्टर के थ्रू जो है वो इन्होंने अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल दिए। यहाँ पर भी इन्होंने उसी सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है कि सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं ना, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कहां से आते हैं? वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से आते हैं। पॉजिटिव भी नहीं, रेनफोर्समेंट से आते हैं, कि जो सोसाइटी चाहती है, जहां से हमें वैलिडेशन मिल रहा हो या हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो, प्रेज मिल रही हो, सो वो रेनफोर्समेंट वर्ड यहां से आ जाता है जी। मतलब इन्होंने जो इनकी लाइफ से रेनफोर्समेंट वर्ड आया, जो हमने देखा कि इनके लाइफ में भी इन्होंने बचपन से ही वो चीज़ें देखी थी कि रिन्फोर्समेंट और रिवॉर्ड के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं, और वही चीज़ इन्होंने अपनी इस बुक के जो कैरेक्टर था उसके अंदर भी डाली, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक आपका थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। सो वो यहाँ पर भी मतलब साफ साफ जो है वो झलक के बाहर आ रहा था। उसके बाद आप ये देखिए, इन्होंने बोला था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जो कि लॉफुल तरीके से चल रहा है। ठीक है, लॉफुल तरीके से चल रहा है। ये खुद एक जीता जागता एग्जाम्पल थे उसके, क्योंकि जब ये 80s में पहुंचे,
40s में तो इन्होंने किताबें बाकी सारी चीजें भी लिख ली। जब ये 80s में पहुंचे तो भी ये जम के काम कर रहे थे, पेपर्स पब्लिश कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। सो वहां से ये चीज समझ आती है कि ये 80s मतलब आप ये सोच के चलिए कि 22 साल की उम्र में जिस इंसान को पता भी नहीं था करना क्या है, अब 80 साल की उम्र में मतलब 80 से ऊपर के हो गए हो आप, फिर भी आप उस पे काम में लगे हुए हो। तो वो पैशन जब आपको एक बार मिल गया तो आप उसमें पागलों की तरह लगे हुए हो कि हाँ मुझे करना है कुछ, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने इतना कुछ किया इसमें कि इनको क्या मिला था, यस इनको मिला था जी यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस, और फिर ये टाइम्स के कवर पे भी आए थे, ठीक है। तो टाइम्स के कवर पे किस हेडलाइन के साथ, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये इतने फेमस हो चुके थे उस टाइम तक। स्किनर काफी फेमस रहे हैं अपने टाइम पे। इनफैक्ट ये फेमस इसलिए भी रहे हैं कि 1971 में इन्होंने एक किताब लिखी थी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, आप इसका नाम लिख सकते हैं, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, जो कि बेस्ट सेलर रही, और इसी किताब की वजह से जो है ये कंट्रोवर्सी में भी रहते थे। प्लस कंट्रोवर्सी के ऑब्वियसली आप जब कंट्रोवर्सी में आ गए हो तो बुक तो बिकेगी, तो ये बेस्ट सेलर जो है वहां पे निकल के आते हैं, और इनको अवार्ड तो मिल ही गया था। एक चीज जो हमारे काम की है वो है 1938 में इन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर फर्स्ट बुक लिखी। इनकी जो फर्स्ट बुक थी उसका नाम आप लिख सकते हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। वहां से ही फिर इनको चीजें समझ आती हैं। इनफैक्ट ये अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं कि उसको ऐसे फ्लॉन्ट करना लगा लो या बताना लगा लो कि तुम्हें पता है मैं जो है फ्रॉइड से भी फ्रिक्वेंटली साइट किया जाने वाला ऑथर हूं। यानी फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड तो हम सबको ही पता है ना, उनसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्योंकि उन्होंने सेक्स के ऊपर बात की थी, तो वहां से जो वो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे उनसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में तो कौन ही होगा ना। सो ये भी काफी ज्यादा साइट किए जाने वाले, फ्रिक्वेंटली साइट किए जाने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। सो इनसे भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली कौन साइट किया जा रहा था उस टाइम पे, स्किनर। सो इनफैक्ट इनके फ्रेंड ने पूछा तो ये टारगेट लेके चल रहे थे तुम कि तुम्हें मतलब उनसे ज्यादा साइट होना है, तो ही वाज लाइक आई थॉट दैट आई कैन मेक इट। तो वो चीज उन्होंने की वहां पे अपनी मेहनत के बलबूते पे। सो यहां से आप समझ सकते हो इनकी स्टोरी, जहां से रेनफोर्समेंट निकल के आती है, कैसे वो बिहेवियरिज्म तक पहुंचते हैं, कैसे 22 साल की एज में आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, और उसके बाद जो है वो इतने वो सेलिब्रिटी, मतलब वो सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट थे एक तरीके के। सेलिब्रिटी भी बोले तो जैसे आजकल होता है ना कि सेलिब्रिटीज अगर रेस्टोरेंट में या कहीं दिख जाएं तो उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आप मरे जा रहे होते हो। सो वही वाली सिचुएशन उनके साथ थी, बट वो कंट्रोवर्सीज में भी काफी रहते थे। ऑल्दो उनका मानना था कि कंट्रोवर्सीज ठीक है 3-4 बार, मतलब इट्स लाइक मैं साल में 3-4 बार सोचता ही नहीं हूं इन चीजों के बारे में, इग्नोर कर देता हूं, तो वो रिएक्ट नहीं करते थे ज्यादा, क्योंकि उनका मानना था कि इतना टाइम नहीं है अपने पास और कंट्रोवर्सीज या इन चीजों के प्रति रिएक्ट करना उनको जरूरी नहीं लगता था। ठीक है जी, ये हो गई इनकी स्टोरी। ठीक है, अब स्टोरी से हमें ये तो समझ आ गया कि ये बिहेवियरिज्म में कैसे आई। अब हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनके ऊपर हम आ जाते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा इनके एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, स्किनर के एक्सपेरिमेंट। अब स्किनर के एक्सपेरिमेंट में इतना बेसिक तो आप सबको ही पता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस किस पे किए हैं, रैट पे किया है और पिजन पे किया है। ठीक है जी, क्योंकि पिजन मतलब ये काफी वो थे, थोड़ा सा फैसिनेटेड थे एनिमल्स की तरफ। सो रैट पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ऑब्वियस सी बात है एक बॉक्स बनाया था जिसको ये क्या बोलते हैं, ऑपरेंट चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अब वर्ड आ ही गया है ऑपरेंट चैम्बर, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ठीक है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, और एक है ऑपरेंट बिहेवियर। ये दो अलग अलग चीजें हैं और स्किनर का आप याद रखिए वो ऑपरेंट बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, ऑपरेंट बिहेवियर या रिस्पोंडेंट बिहेवियर की आप बात करेंगे तो आप ये याद रखिए कि जैसे यहाँ पे ये क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे इनका चूहा है, मैं पता नहीं मछली बना रही हूँ या क्या ही बना रही हूँ, बट आप चूहा रैट याद रख लीजिए। इनका जो रैट है उन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे हमने लिवर रख दिया, ठीक है, जिसको प्रेस करेगा तो इसको कुछ चीजें मिलेंगी। सो जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था कि पहले हम स्टिमुलस दे रहे थे, उसके बाद सलाइवा आ रहा था, राइट। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पहले हम बोल रहे हैं कि पहले रिस्पॉन्स होगा
ओके इसीलिए RS बोलते हैं इनकी थियोरी को, ठीक है, ना कि SR। सो रिस्पॉन्स लीड्स टू स्टिमुलस, ये बात याद रखनी है। यानी कि पहले ये चूहा रिस्पॉन्ड करेगा, जब ये रिस्पॉन्ड करके इस लीवर को प्रेस करेगा तब हम इसको फूड देंगे। ओके सो ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व की। अब जब इन्होंने पहली बार जो रिस्पॉन्स किया है ना, पहला जो रिस्पॉन्स है उसको हम क्या लेके चलते हैं, बेसलाइन, ठीक है, वो अपनी बेसलाइन रहेगी, उसको हमने नोट डाउन कर लिया है। बकायदा चूहे के साइड में आपको लैपटॉप पे ये काम करते हुए भी दिख जाएंगे। सो वो कंप्यूटर पे, एक्चुअली लैपटॉप तो चलो बाद में आए हैं अभी। सो ये उस पे काम करते हुए भी नजर आएंगे कि इन्होंने पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो है उसकी करने की कोशिश की है। सो वो कंडीशनिंग किस वजह से कर रहे हैं, जैसे इन्होंने सीखा था सोसाइटी में कि रेनफोर्समेंट की वजह से सब लोग कर रहे हैं कि या तो कुछ अच्छा मिल जाए या फिर कुछ बुरा चीज उनके साथ ना हो या अपराध ना हो वाली सिचुएशन की उनको सजा ना मिले, वो सिचुएशन। सो यहाँ पे भी ये बात याद रखिए, ये ऑपरेंट चैम्बर इसलिए है क्योंकि ये चूहा अपनी मर्जी से यहाँ रिएक्ट कर रहा है, वॉलंटियरली। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट, जैसे रिस्पोंडेंट बिहेवियर आप जो है पेवलोव के डॉग से याद रख सकते हैं। पेवलोव का जो डॉग था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि जब उसको स्टिमुलस मिल रहा था तो सलाइवा जनरेट हो रहा था। उस सलाइवा जनरेशन के बाद वो उस स्टिमुलस के साथ या फूड के साथ या जो आपको बेल बजाई गई है उनमें से कुछ चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये इस बॉक्स में है जो ऑपरेंट चैम्बर है, यहाँ पे ये जो है ऑपरेट कर सकता है किसके ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, इसीलिए ऑपरेंट बिहेवियर है ये। ओके सो यहाँ पे जो भी इनके एक्सपेरिमेंट में बिहेव कर रहे हैं एनिमल्स, दैट विल बी ऑपरेंट बिहेवियर, क्योंकि वो वॉलंटरली बिहेव कर रहे हैं पहली चीज, और उसके बाद दे ऑपरेट ऑन द एनवायरमेंट। यानी अब ये क्या कर रहा है, इसने एक बार लिवर प्रेस किया, दैट विल बी बेसलाइन, वहां से हमने क्या कर दिया, फूड मैगजीन से फूड दे दिया उसको। सो अब उसको आइडिया हो गया थोड़ा सा कि शायद इसके प्रेस करने से जो है उसको फूड मिला है। सो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने फूड इंसर्ट किया यहाँ पे इसके बॉक्स में, वैसे ही ये लिवर प्रेस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम ये प्रेस कर रहा है हम फूड दे रहे हैं, ये प्रेस कर रहा है हम फूड दे रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज यहां से जो निकल के आई वो क्या है हमारे पास, यानी ये एक बिहेवियर को एक्वायर कर रहा है। सो दैट विल बी एक्विजिशन। ओके अब अगर ये प्रेस कर रहा है और मैंने फूड नहीं दिया, ठीक है, मान लो इसने 2 बार प्रेस किया मैंने नहीं दिया, फिर इसने 4 बार किया मैंने बीच में 1 बार दे दिया, वो सिचुएशन। तो जैसे जैसे मैं ये फूड की फ्रीक्वेंसी कम करती जाऊंगी या हटा ही दूंगी इसको, सो यहाँ पे इसकी ये प्रेस करने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। यानी कि एक पॉइंट पे आके ये भूल जाएगा कि ये प्रेस करने से फूड मिल रहा था, वो एक्विजिशन के साथ क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन, यानी कि इसका जो बिहेवियर है वो अब एक्सटिंक्ट हो गया है, उसमें ड्रॉप, ड्रामेटिकली ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ओके जी, सो ये रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर आपको याद रखना है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर में हम पर्टिकुलरली क्या बता रहे हैं, ये एनवायरमेंट, मतलब इट्स लाइक स्टिमुलस मिला और आपने रिएक्ट कर दिया। आपको पेवलोव के कुत्ते को हमने फूड दिखाया था तो उसका सलाइवा आ गया, या हमने बेल के साथ कंडीशनिंग कर दी थी तो सिर्फ बेल बजाने से सलाइवा आ रहा था, दैट वाज रिस्पोंडेंट बिहेवियर, यानी रिस्पॉन्स था वो स्टिमुलस का। बट ऑपरेंट बिहेवियर में यहाँ पे क्या है, दे ऑपरेट ऑन द एनवायरमेंट, इसीलिए इसको ऑपरेंट बिहेवियर और फिर फर्दर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग हम बोल देते हैं, जो इनकी थियरी का नाम है। ठीक है जी, सो इतनी चीज आई होप आपको समझ आई होगी, रिस्पोंडेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं कंटिन्यूटी में ही आपको क्या बता देती हूं कि जब हमने ये बात की, ये फूड क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये फूड रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। बट रेनफोर्समेंट क्या होगी, मैं बार बार वर्ड तो यूज कर रही हूं, बट रेनफोर्समेंट एक्चुअल में है क्या। रेनफोर्समेंट है, अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग देखें तो रेनफोर्समेंट होता है कि आप जो है स्ट्रेंथन कर रहे हो किसी चीज को, रेनफोर्स कर रहे हो उस बिहेवियर को या फिर उस चीज को जो आप चाहते हो या डिजायरेबल है उस चीज को। ओके सो वो है रेनफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहां पे वो रेनफोर्समेंट क्या है, फूड है। बट आप ये देखिए, फूड तो ठीक है, एक प्राइमरी इंस्टिंक्ट हो गया ना, प्राइमरी वाली चीज हो गई। एक ये क्या दे रहा है, ये आपको भूख लगेगी तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो फूड ही चाहिए ना। सो ये बेसिक नीड सेटिस्फाई कर रहा है आपकी। ठीक है, यानी इससे हमें ये समझ आ रहा है कि रेनफोर्समेंट के टाइम पे जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, रेनफोर्सर, रीइंफोर्सर।
अब ये रीइंफोर्सर अगर बिल्कुल बेसिक है, बेसिक नीड से रिलेटेड है, या स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल नीड से या फिजियोलॉजिकल नीड्स हम जिनको बोल देते हैं उनसे रिलेटेड है, तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी, मतलब ये केमिस्ट्री में दिखाते हैं ऐसे, अदरवाइज प्राइमरी रीइंफोर्सर। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी रीइंफोर्सर। बट आप लॉजिकली सोचिए ना कि सिर्फ फूड या चीजें, इस तरीके की चीजों से अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो उसको जब भूख लगेगी हो सकता है वो तभी प्रेस करे, वो बिहेवियर ना शो करे, राइट। सो वो चीज काम ज्यादा ना भी करे तो हमारे पास आ जाता है जी फिर सेकेंडरी रीइंफोर्सर, जिसको हम कंडीशनड रीइंफोर्सर भी बोलते हैं। यानी दो टाइप के रीइंफोर्सर हमारे पास आ गए हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी रीइंफोर्सर। ओके, सेकेंडरी रीइंफोर्सर को कंडीशनड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये इसके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है, अटैच्ड रहता है। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि सेकेंडरी रीइंफोर्सर जो होगा या कंडीशनड रीइंफोर्सर जो होगा वो हमेशा प्राइमरी रीइंफोर्सर के पेयरिंग में रहेगा। दो टाइप के रीइंफोर्सर हम पढ़ते हैं। प्राइमरी में यूजुअली वही चीजें आती हैं जो हमारी फूड को, या फूड नहीं तो एक्चुअली ये बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो वाली चीजें। और उसके अलावा जो जो चीजें बच गई वो सारी की सारी आप जो है किस में ऐड ऑन कर सकते हो, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अब तक पढ़ लिए हैं। हमने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ लिया है। लाइफ के बाद हमने उनका जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट था उसको पढ़ने की कोशिश की। यहाँ पे जब ये पहली बार प्रेस करेगा तो हमने उसको बेस लाइन लेवल बोला, लेवल आई थिंक मैंने बोला नहीं था उस टाइम, बेस लाइन लेवल बोल देंगे उसको, और वहां से हम फिर उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करना शुरू करेंगे कि कितनी बार ये प्रेस कर रहा है। हमने रिस्पोंडेंट और ओपरेंट बिहेवियर पढ़ लिया है। दो टाइप के रीइंफोर्समेंट हमने पढ़ लिए, रीइंफोर्सर एक्चुअली रीइंफोर्सर पढ़ लिए। अब बात आती है जी रीइंफोर्समेंट की। हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं। सो इन्होंने दो चीजों की बात की थी, एक है रीइंफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ओके, जब हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं यानी आप किसी बिहेवियर को इंक्रीज करना चाह रहे हो। जब आप पनिशमेंट किसी को दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप चाह रहे हो कि वो कोई बिहेवियर ना करे, उसको डिक्रीज करना चाह रहे हो। दो टाइप दोनों में हम बेसिकली पढ़ते हैं जब साइकोलॉजी की बात आती है। एक होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सेम हियर, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। याद बस इतना सा रखिए कि जहां पर भी रीइंफोर्समेंट है दैट मीन्स हम इंक्रीज ही करना चाह रहे हैं, चाहे हम पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो चाहे हम नेगेटिव तरीके से कर रहे हो। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि हम किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। सो वो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, हमने कुछ एड ऑन कर दिया है, अच्छा, यानी मान लो हमने रिवॉर्ड दे दिया। अब रिवॉर्ड तो एक डिजायरेबल स्टिमुलस हो गया, यानी यू आर प्रेजेंटिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस, या एपिटेटिव भी बोल देते हैं इसको, एपिटेटिव स्टिमुलस। सो कोई अच्छी चीज, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में कोई अच्छी चीज का एडिशन, एड ऑन कर रहे हो कुछ अच्छी चीज। नेगेटिव में आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन वो चीज क्या है, अनडिजायरेबल है, सही नहीं है। यहां पे मैंने क्या किया, मान लो मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके अगर आपको बताऊं तो कि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, रिस्पॉन्स था उसका फर्स्ट आना या अच्छा परफॉर्म करना, तो हमने उसको प्रेज कर दिया और रिवॉर्ड दे दिया एक। ओके, सो वो चीज क्या होगी कि अगली बार के लिए भी वो थोड़ा सा एनकरेज्ड रहेगा, उसको ये बिहेवियर क्या करेगा, रिइंफोर्स करने की, मतलब ये जो चीज है प्रेज और जो रिवॉर्ड है वो उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा, बढ़ाएगा। नेगेटिव में क्या होगा कि एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूं ताकि आपको याद रहे, और साइड में जो है, साइड वाले रूम में या हॉल में दादी जी ने चला रखा है जी पूरा कुछ भक्ति का, ठीक है, जिसमें आवाज बहुत जोर से आ रही है, लेकिन बच्चे का कंसंट्रेशन तो अब बन नहीं रहा है। तो उसके कंसंट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके पढ़ाई के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हमने वो टीवी की वॉल्यूम कम कर दी या टीवी बंद ही कर दिया। ठीक है, तो वो चीज हमने क्या किया, यहां से कुछ अनडिजायरेबल चीज को रिमूव कर दिया। यूजुअली अनडिजायरेबल जो है वहां पे अवर्सिव स्टिमुलस भी यूज किया जाता है, यानी जो चीज सही नहीं थी उस टाइम पे, अनडिजायरेबल थी, वो दिक्कत क्रिएट कर रही थी, उस चीज को, कुछ नेगेटिव चीज को हमने वहां से हटा दिया है ताकि एक बिहेवियर स्ट्रेंथन हो सके। ओके, सो कुछ अच्छी चीज को ऐड करना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, कुछ गलत चीज, खराब चीज को हटा देना,
नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट में पॉजिटिव पनिशमेंट को हम यूजुअली पनिशमेंट ही बोल देते हैं जब हम पनिशमेंट बोल रहे होते हैं, सो बाय डिफॉल्ट दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। ओके, सो पॉजिटिव पनिशमेंट मतलब कोई अनडिजायरेबल स्टिमुलस हम दे रहे हैं। अनडिजायरेबल मतलब कि बच्चे को जो है मतलब नहीं चाहिए था, कुछ थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया हमने, ठीक है, सो वो अनडिजायरेबल था, हमने उससे गुस्से से बात कर दी थोड़ी सी, ठीक है, या फिर उसको रूम में बंद कर दिया, या कुछ भी हमने ऐसी चीज करी जो पनिशमेंट की तरह है उसके लिए, जैसे टीचर ने मान लो डंडा मार दिया, सो वो चीज क्या है, वो पॉजिटिव पनिशमेंट कहलाएगी। यानी वो उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए हमने एक अनडिजायरेबल, ऑब्वियसली उसको नहीं चाहिए डंडा बट हमने पीटा है उसको, तो दैट मीन्स वो अनडिजायरेबल स्टिमुलस हमने उसको दिया है पनिशमेंट में, ठीक है। नेगेटिव में क्या रहेगा कि कोई अच्छी चीज हमने हटा दी है। यानी कि अगर बच्चा जो है उसने मतलब दूसरों के सामने बहुत अजीब या बहुत वियर्ड और बिल्कुल ऐसे बेइज्जती वाला काम करवा दिया, कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी किसी और से गुस्से से बात कर ली, आपके पेरेंट्स के जो है फ्रेंड घर आए हुए थे उनसे खराब तरीके से बात कर ली, सो उसकी पनिशमेंट देने के लिए हमने वो जो टीवी देखता था आधा घंटा वो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया, ठीक है। सो वो चीज क्या हुई, उसके लिए तो टीवी बहुत अच्छी चीज थी ना, सो कोई बहुत अच्छी चीज हमने वहां से, यानी एक डिजायरेबल स्टिमुलस को हमने रिमूव कर दिया है वहां से। ओके, सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें रहेंगी रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट की। पॉजिटिव में रेनफोर्समेंट में हम कोई अच्छी चीज ऐड ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई एक बुरी चीज जो है वो रिमूव कर रहे हैं ताकि इंक्रीज हो जाए बिहेवियर। पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज करना है, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कोई खराब चीज उसमें ऐड कर रहे हैं, अनडिजायरेबल स्टिमुलस ऐड कर रहे हैं, और यहां पे नेगेटिव में क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को निकाल रहे हैं ताकि वो वैसा बिहेव ना करे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो स्किनर ने दे रखा था कि यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे आजकल बहुत टेंट्रम्स करते हैं, सो छोटे बच्चे स्पेसिफिकली, सो वो टेंट्रम का एक तरीका था यहाँ पे कि एक बच्चा सोने से पहले ना बेड टाइम टेंट्रम्स होते थे उसके, ठीक है। सो वो बेड टाइम टेंट्रम में क्या कर रहा था कि अगर उसको अटेंशन ना मिले, TRUM, ओके, अगर उसको अटेंशन ना मिले, क्योंकि अगर वो रो रहा है तो उसको अटेंशन मिल रही है, राइट। सो ये अटेंशन क्या है, ये उसके लिए तो रेनफोर्समेंट हो गया ना कि मैं रो रहा हूं तो मुझे अटेंशन मिल रही है, या मैं रो रहा हूं तो कोई चीज मुझे मिल रही है, या मैं रोऊंगा तो मुझे वो खिलौना मिल जाएगा, वो वाली सिचुएशन, ठीक है। सो वो अटेंशन जब आपने उसको दे दी, सो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करके देखा कि हमने जो है पेरेंट्स को बोला, जो कि ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए मुश्किल होगा कि बच्चा रो रहा है, आप उसको चुप नहीं करा रहे और जाके सो जा रहे हो। सो वो बेड टाइम टेंट्रम्स थे ये, तो पेरेंट्स को बोला कि आप नॉर्मली रिएक्ट करो, इसको इग्नोर करो और सो जाओ, ठीक है। सो ये पहले दिन जो है वो 45 मिनट्स तक रोता रहा, ओके। अब इस 45 मिनट, अब हमने क्या किया, ये तो पहले दिन का काम हो गया, दूसरे दिन फिर से वही चीज शुरू हो गई रात को, लेकिन पेरेंट्स ने अगेन वही इग्नोर किया, जाके सो गए, इसको कोई अटेंशन नहीं दी। तो जो ये अटेंशन वाली चीज थी, जो इसका रेनफोर्समेंट था, रेनफोर्सर था जो अटेंशन, वो हमने क्या कर दिया है, अब हटाई दिया है, कम कर दिया है, वो चीज हमने रिमूव कर दी है वहां से। अच्छी चीज थी, अटेंशन मिल रही थी, बट हमने रिमूव कर दी है। सो वो चीज 7 दिन के अंदर अंदर ये 45 मिनट से 0 मिनट पे आ गया, यानी 7वें दिन आके बच्चा अब नहीं रो रहा है, ना कोई टेंट्रम कर रहा है, ना कोई और चीज, ठीक है। 7 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन हाँ, बीइंग अ पेरेंट 7 दिन तक आप उसको थोड़ा थोड़ा, चाहे टाइम कम हो रहा है बट रोते हुए देख रहे हो, इज अ बिग डील, बट वो आपको करना पड़ता है। तो वो चीज को यहाँ पे क्या बोला गया है, नेगेटिव पनिशमेंट बोला गया है। प्लस नेगेटिव पनिशमेंट को ही बहुत जगह पे ओमिशन ट्रेनिंग बोला गया है, ठीक है। ओमिशन ट्रेनिंग, यानी ये बिहेवियर इसका जो था वो हम ओमिट आउट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने जो उसको अटेंशन दे रहे थे, यानी एक अच्छी चीज थी, वो हमने वहां से रिमूव कर दी है, ठीक है जी। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आते हैं कि भाई क्या अनडिजायरेबल स्टिमुलस कहाँ ऐड कर रहे हैं, कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, क्या चीज हो रही है। सो वो चीज सिंपली याद रखिए, रेनफोर्समेंट वर्ड जहां आ गया वहां पे हम बिहेवियर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, और जहां पनिशमेंट वर्ड आ गया वहां पे हम उस बिहेवियर को स्टॉप करना चाह रहे हैं, या जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसको विदहेल्ड करना चाह रहे हैं, विदहोल्ड या विदहेल्ड करना चाह रहे हैं। रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव में हमें कोई अच्छी चीज ऐड करनी है, नेगेटिव में से चीज अच्छी बुरी चीज को बाहर निकालना है। पनिशमेंट में, पॉजिटिव पनिशमेंट में कोई खराब चीज ऐड कर रहे हो और यहां से कोई अच्छी चीज रिमूव कर रहे हो, ओके। तो थोड़ा सा ऑपोजिट है चीजें, बट आपको समझ आ जानी चाहिए। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन इसमें होना चाहिए।
इसके साथ साथ जैसे हमने एक्विजिशन पढ़ा, हमने एक्सटिंक्शन पढ़ा, वैसे ही एक वर्ड आता है जी एस्केप ट्रेनिंग और एस्केप लर्निंग, एक्चुअली ट्रेनिंग भी नहीं, एस्केप लर्निंग और अवॉइडेंस लर्निंग। ठीक है, इसके लिए स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था शटल बॉक्स का, एस्केप वर्सेस अवॉइडेंस, ओके। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार ये एक्सपेरिमेंट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, वहां से आपको समझ आ जाएगा। सो कई बार जो ये एस्केप लर्निंग है ना, क्योंकि इसको ना हम 2 स्टेजेस में लेके चल रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इन 2 स्टेजेस में पहली स्टेज एस्केप लर्निंग की है और दूसरी स्टेज अवॉइडेंस लर्निंग की है। ओके, तो ये एस्केप लर्निंग को क्या बोल रहे हैं कि ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है, एक बुक में क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट माना गया है। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस भी तरीके का क्वेश्चन आप कहीं लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्लैरिटी हो। जब आप इसको अगर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एस्केप लर्निंग या अवॉइडेंस लर्निंग, उस टाइम पे आप ये 2 स्टेजेस में एक्सप्लेन अगर कर रहे हैं, तो इसको आप क्लासिकल कंडीशनिंग में मानिए और इसको आप ऑपरेंट में मानिए। ओके, तो इसमें क्या है, एक बॉक्स है अपने पास, यहाँ चैम्बर है, ये चैम्बर बना दिया, ठीक है, यहाँ अपना चूहा है। अब यहाँ पे हमने एक डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस यानी कि एक लाइट लगा रखी है। पहले हम लाइट ऑन कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो चूहा ध्यान नहीं देगा, लेकिन चूहे को बाद में तो ध्यान जाएगा ना। सो यहाँ पे नीचे जो है वो करंट बिछा रखा है, मतलब जो वायर है उनमें करंट है। ओके, सो ये पहले हमने इसको स्टिमुलस को ऑन किया, पहले लाइट ऑन की, उसके कुछ टाइम बाद हमने इसमें करंट छोड़ दिया। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, बचने के लिए इसको यहाँ से इधर कूदना पड़ेगा। ओके, शटल बॉक्स बोलते हैं इसको। सो इसमें से इसमें कूदना पड़ेगा। शटल बॉक्स मतलब वही जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना टाइप्स, यहाँ से वहां कूदना पड़ेगा। सो अब पहले स्टार्टिंग में तो ये क्या कर रहा है, जब करंट लगना शुरू हुआ उस टाइम पे इसने जंप किया। ओके, थोड़े टाइम बाद जब इसको एक्सपीरियंस हो गया और बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, सो ये इसको समझ आया कि ये लाइट ऑन होते ही यहां से चला गया। तो जब ये यहाँ पे ऑलरेडी करंट के बाद जा रहा है, यानी कि कोई चीज हो रही है, उसके बाद आप जा रहे हो, दैट इज एस्केप लर्निंग या एस्केप ट्रेनिंग। ठीक है, लेकिन जब ये चीज हुई भी नहीं है और होने वाली है, आपने सिर्फ ये लाइट देख के ये डिस्क्रिमिनेट कर लिया, ये चीज समझ ली, तो आपने उस सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, उसको हम अवॉइडेंस लर्निंग बोलते हैं। ओके, सो ये एक बुक में अच्छे से इसी तरीके से ये एग्जाम्पल दिया हुआ था जो मैंने आपको बताया। बट जब हम आगे एक बार जो है सेल्फ कंट्रोल पढ़ेंगे, बिहेवियर को हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स में ये अवॉइडेंस वाली टेक्निक जो है वो स्किनर ने भी मेंशन की है अच्छे से। सो इसमें बेसिकली आप एक मेजर एग्जाम्पल लेके चल सकते हो, लाइक आप जो है हॉस्टल में रहते हो और आपका जो रूममेट है बहुत ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम जो है बजा के पढ़ रहे हैं, या कुछ मज़े कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, चलो मज़े कर रहे हैं। सो वो म्यूजिक सिस्टम से आपको हो रही है दिक्कत, आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो जब वो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है तो आपके पास क्या है, आप उससे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए वहां से चले गए। ओके, अब आपको अगले दिन पता था कि इस टाइम पे इसके बाकी फ्रेंड्स आए हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम तो बजेगा। अब वो म्यूजिक सिस्टम बजना शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही चले गए। दैट इज आपने उस सिचुएशन को वहां से अवॉइड कर दिया। ओके, सो वो आप अपना बिहेवियर खुद कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे वो सेल्फ कंट्रोल टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे देखा जाए तो, बाकी ये एस्केप लर्निंग और अवॉइडेंस लर्निंग रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमने रेनफोर्समेंट की काफी बात की है, बट वो रेनफोर्समेंट जो हम दे रहे हैं, अल्टीमेटली जो रेनफोर्सर्स की फॉर्म में हम दे रहे हैं, वो रेनफोर्समेंट के कुछ एक शेड्यूल्स होते हैं कि वो रेनफोर्समेंट आप देंगे कैसे। ओके, सो वो रेनफोर्समेंट आप कैसे देंगे, उसके 4 शेड्यूल्स हैं, रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स हम उनको बोलेंगे। 4 रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। ओके, SCHEDULES। ठीक है जी, अब इनमें क्या है अब एक तो रेनफोर्समेंट में टाइम का खेल रहेगा और एक रहेगा खेल रिस्पॉन्स का, कि आप कितनी बार रिस्पोंड कर रहे हो। ओके, उस बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप आ जाते हैं। एक है फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल लिख लीजिए चलिए पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल इंटरवल
वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो। ठीक है, ये 4 टाइप हैं। इनका मतलब समझ लीजिए, कौन सा ज़्यादा किफ़ायती है, इफेक्टिव है, वो समझ लीजिए। पहला है फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल टाइम से रिलेटेड लग रहा है आपको कि हर एक 1 मिनट बाद, हर एक 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ऐसे वाली सिचुएशन। सो वो इंटरवल वाली चीज आ गई, और वो इंटरवल हमने कर दिया है फिक्स्ड। यानी कि हम रिन्फोर्सर कब प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो मतलब हमें रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं है कि चूहा कितनी बार जो है वो लीवर प्रेस कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसको हर 5 मिनट बाद जो है, या हर 5 सेकेंड बाद, या हर 15 सेकेंड बाद क्या दे रहे हैं, रिन्फोर्सर दे रहे हैं। यानी फिक्स कर दिया है इंटरवल को। अब वो 15 सेकेंड में चाहे 2 बार रिस्पोंड करे, चाहे 4 बार रिस्पोंड करे, चाहे ना ही रिस्पोंड करे, हम हर 15 सेकेंड में उसको रिन्फोर्सर देंगे, यानी फूड दे देंगे। ओके, वो है फिक्स्ड इंटरवल। ऐसे ही हम बच्चों के केस में कर सकते हैं कि हम हर दूसरे दिन जो है उसको चॉकलेट ला के दे रहे हैं। ठीक है, तो वो फिक्स इंटरवल है। अब वो चाहे खराब परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है वाली सिचुएशन, या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डजंट मैटर, हम हर दूसरे दिन उसको चॉकलेट दे रहे हैं, तो दैट इज फिक्स्ड इंटरवल। ओके, देन है अपना दूसरा, और ऑब्वियस सी बात है, फिक्स इंटरवल में दे रहे हो तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आता है हमारे पास फिक्स्ड रेशियो। अब यहां पे रिस्पॉन्सेज का लेना देना है, यानी मैंने डिसाइड कर दिया कि हर एक 10वें रिस्पॉन्स पे मैं उसको रिन्फोर्सर दूंगी। यानी चूहा जो है जब 10 बार लीवर दबा लेगा, तब 10वें पे दूंगी, देन 10 बार और दबाएगा, 20वें पे, 30वें पे, या हर 5वें पे। सो मैंने वो क्या कर दिया, रिस्पॉन्सेज को, उस रेशियो को फिक्स कर दिया है। ओके, सो वो रहेगा जी फिक्स्ड रेशियो। इसमें अब इंटरवल का लेना देना नहीं है। अगर उसने वो 1 मिनट के अंदर अंदर 10 बार प्रेस कर दिया लिवर, तो मैं उसके बाद दे दूंगी फटाफट। अगर उसने 10 सेकेंड में प्रेस कर दिया, इतनी बार अगर मैंने 5 रिस्पॉन्सेज मांगे थे तो वो 5 बार अब उसने जल्दी से कर दिया, तो वो टाइम का लेना देना नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके, सो वो इंटरवल का लेना देना रहेगा, बट इंटरवल का लेना देना टाइम से रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें, सो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है कि जब आप उसके रिस्पॉन्सेज पे दे रहे हो। बहुत रो एग्जांपल अगर हम अपनी लाइफ से लेके चलें तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग पॉलिसीज बेचते हैं। अब एक तो है कि वो पर आवर बेसिस पे काम कर रहे हैं, या मान लो पर डे बेसिस पे काम कर रहे हैं कि एक दिन उनको काम करना है, चाहे उन्होंने कोई पॉलिसीज छोड़ो, कोई जूते बेच रहे हो, ठीक है, या आपको जा जाके घर घर सेल करनी है। सो आपको क्या करना है, पर डे बेसिस पे अगर मिल रहा है, सो वो क्या है, टाइम। यानी आपको इतने भी आर्टिकल बेचो ना बेचो या ज्यादा बेचो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फिक्स इंटरवल, फिक्स यानी कि उस डे बेसिस पे ही आपको पगार मिलेगी, या फिर रिन्फोर्समेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, फिक्स्ड रेशियो में क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने आर्टिकल्स बेच रहे हो, यानी आपने कितना रिस्पॉन्स दिखाया है। अगर आप 10 आर्टिकल बेच रहे हो तो आपको ज़्यादा बेटर पगार मिलेगी, या ज़्यादा बेटर जो है रिवॉर्ड मिलेगा। 20 बेच रहे हो तो उससे बेटर। तो वो यहाँ पे अब आपके रिस्पॉन्सेज के ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, जो रिन्फोर्समेंट है वो। देन आता है जी वेरिएबल इंटरवल, यानी हमने टाइम को ही वेरी कर दिया है। ठीक है, इंटरवल में तो टाइम लेके चल रहे थे ना, यानी मैं रिन्फोर्समेंट दे रही हूं। कभी मैंने 1 मिनट के बाद रिन्फोर्सर दे दिया, फिर मैंने अगली 5 मिनट के बाद दिया, अगली बार हो सकता है मैंने 10 सेकंड के बाद दे दिया, उसके बाद अगली बार मैंने जो है 1 घंटा लगा दिया। ठीक है, सो वो चीज वेरिएबल इंटरवल रहेगा, यानी कि वेरी कर रहा है अपना इंटरवल। रिन्फोर्समेंट तो हम दे रहे हैं, रिन्फोर्सर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है। ओके, देन है अपना फोर्थ वेरिएबल रेशियो, यानी कि ये हो सकता है कि मैंने कभी तो 10वें रिस्पॉन्स पे दे दिया आपको, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ गया अगेन, या फिर मैंने हो सकता है फिर 15वें पे दे दिया। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन रिस्पॉन्स पे डिपेंड अभी भी कर रही हैं ये चीजें। सो ये जो फोर्थ वाला है, ठीक है, ये वाला क्या है, इट्स लाइक जैसे लक बेसिस पे नहीं होता, आप गैम्बलिंग करते हो, कैसीनो में खेलते हुए देखते हो, या वेब सीरीज में, या कभी भी किसी चीज में देखते हो। सो वहां पे लोग सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं कि अच्छा ठीक है अब पता नहीं क्या होने वाला है। सो वो वहां पे आपको ये वेरिएबल चीज है कि आपको पता नहीं कौन से रिस्पॉन्स के बाद क्या चीज आ जाए।
ओके सो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज इफेक्टिव देखा गया है जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं या इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से में ज्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। सो वो फोर्थ वाले में जो आपका ये वेरिएबल रेशियो है, वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट शेड्यूल, सो इसके अंदर आपको जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये 4 अपने रेनफोर्समेंट के शेड्यूल हैं कि आप किस किस तरीके से रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके सो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली अब तक, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने स्किनर की लाइफ के बारे में पढ़ा था, कैसे वो बिहेवियरिस्ट बने वो पढ़ा था। उसके बाद हमने उनके रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ा, रेनफोर्समेंट के टाइप्स पढ़ लिए हमने, रेनफोर्समेंट पनिशमेंट पढ़ लिया, रेनफोर्समेंट के शेड्यूल्स भी पढ़ लिए। उसके बाद हमने एस्केप और अवॉइडेंस वाली चीज भी पढ़ ली। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक चीज आती है जी सुपरस्टिशियस बिहेवियर। ठीक है, ये वर्ड इन्होंने STIOUS, ठीक है, सुपरस्टिशियस बिहेवियर। आप जो सोच रहे हैं वैसा सा ही कुछ इसका मतलब है, बट इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा था जो मुझे अच्छा लगा कि शायद आपको बताना चाहिए। ये वैसा सा ही है कि आपका जो बिहेवियर है उसका आपके फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फंक्शन से लेना देना नहीं है, बट स्टिल आप वो बिहेव कर रहे हो। लाइक कि मेरे ये जो है शर्ट, ये लकी शर्ट है और मैं हर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में इसी को पहन के जाता हूँ, हर इंपॉर्टेंट जो है कंपनी की डील करनी हो तब भी इसी को पहन के जाता हूँ ताकि वो डील सक्सेसफुल हो, और वो हमेशा होती भी है। सो वो सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो है वो वर्ड यूज किया है स्किनर ने इस चीज के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने एक फुटबॉल टीम का दिया था कि फुटबॉल टीम का एक मेंबर है, वो जो है वो जहां भी स्टे करता है या जहां रुकता है अपने रूममेट को बोलता है कि ये बाथरूम के साइड में बेड है और ये नॉर्मल बेड है, मतलब उनका यहाँ बाथरूम होगा। सो वो बाथरूम के साइड वाले बेड के ऊपर सोने को बोलता है, उससे रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसका मानना है, वो ये चीज मान के चल रहा है कि जब वो इस बेड पे सोता है या बाथरूम के साइड वाले बेड पे सोता है तो जो है वो हमेशा मैच जीतते हैं। इसीलिए जब भी उसकी टीम भी कहीं खेलने जाती है, वहां पर भी जाके वो होटल में भी जब स्टे करता है तो वो बाथरूम के साइड वाला बेड लेता है। तो इट्स वियर्ड डेफिनेटली, जैसे शर्ट वाली चीज थी। सो उसका फंक्शन से या उसका फुटबॉल खेलने से कोई लेना देना है नहीं, बट स्टिल आप उसको जो है बिलीव कर रहे हो, आपका जो है वो बिलीफ है, इंट्यूशन है। सो वो सुपरस्टिशियस बिहेवियर में काउंट होगा। ये वर्ड जो है वो स्किनर ने इस्तेमाल यहाँ पर किया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बात की है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। ओके, ये बोलते हैं कि डेफिनेटली हम जो हैं हमारे, क्योंकि हम तो बिहेवियरिज्म पे बात कर रहे हैं ना, बिहेवियरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं या जो हम बिहेव कर रहे हैं वो रेनफोर्सर्स की वजह से हो रही हैं, रेनफोर्समेंट की या पनिशमेंट की वजह से हो रही हैं। बट स्टिल हमारे में एक एबिलिटी होती है कि हम सेल्फ कंट्रोल कर पाए हमारे बिहेवियर को। ओके, तो वो सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर की ये बात करते हैं, जिसमें ये सेल्फ कंट्रोल टेक्निक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है स्टिमुलस अवॉइडेंस। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके रूममेट ने जो है वो बहुत शोर मचा रखा है या आपके आसपास के किसी रूम से बहुत शोर आ रहा है, तो आप उस रूम में जाना ही प्रेफर नहीं करेंगे अगली बार, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपने उस स्टिमुलस को ही अवॉइड कर दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ रहेगा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिएशन। ठीक है, सिचुएशन नहीं है ये, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिएशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि आप कोई भी बिहेवियर को ओवर करते हो जिसकी वजह से आप एक पॉइंट पे आके अनकंफर्टेबल हो जाओगे और उस बिहेवियर को छोड़ दोगे। जो एग्जांपल इन्होंने दिया है स्मोकर्स का, कि जो स्मोकिंग करते हैं अगर उनको क्विट करना है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो ओवर करें, उसको चेन स्मोकिंग करें, लगातार करते रहें। एक पॉइंट पे आके वो चेन स्मोकिंग कर करके थक जाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे और दे विल बी लाइक कि आई जस्ट वांट टू क्विट इट। ठीक है, सो वो यहाँ पे आप किसी भी बिहेवियर को एक्सेस में कर रहे हो वाली सिचुएशन। तीसरा रहेगा एवर्सिव स्टिमुलेशन। ठीक है, एवर्सिव स्टिमुलेशन, इसके अंदर क्या है कि आप जो है उस चीज, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आप ऐसे सेट कर दीजिए। जैसे मान लो कोई इंसान मोटा है और उसको वो ओबेसिटी से डील कर रहा है और उसको पतला होना है, वेट लॉस करना है। अब उसने क्या किया, सोशल मीडिया पे अपने सारे गा दिया कि मुझे वेट लॉस करूंगा मैं अभी 30 दिन की या 40 दिन 50 दिन की डाइटिंग, ये वो सारी चीजें। उसके साथ साथ उसने क्या कर दिया,
अपने फ्रेंड्स में गा दी वो चीज़, ठीक है, जैसे हमने शुरू किया था 30 डेज चैलेंज वाली सिचुएशन। तो जब तक मतलब लिटरली ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस से इतना डरते हो कि भाई बाद में एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ेगी, कोई आपको कुछ सुनाएगा, सो वो सारी सिचुएशंस आपको फेस ना करनी पड़े, इस वजह से आप जो है अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखेंगे। सो दैट विल बी एवर्सिव स्टिमुलेशन, कि आपने जो है वो सब जगह गा दिया है, तो अब जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे वो जो है खतरनाक हो जाएंगे थोड़े से। देन आ सकता है आपके पास फोर्थ है सेल्फ रिइंफोर्समेंट का, जिसके अंदर आप अपने आप को ही क्या करेंगे, सेल्फ इन्फोर्समेंट में आप अपने टारगेट्स जब पूरे कर लेते हैं, या मान लो मेरे को ये आज था कि मुझे स्किनर पूरा पढ़ना है और आप लोगों को भी पढ़ाना है, सो वो चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली, तो मैं रिवॉर्ड दूंगी अपने आप को कि चलो कल का रेस्ट ले लेते हैं। सो इट्स लाइक सेल्फ इन्फोर्समेंट, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो या आप अपने आप पे ही प्रेज दिखाओ, एनकरेज करो खुद को, सो वो खुद को ही रिइंफोर्स करने वाली सिचुएशन रहेगी। सो ये बोल रहे हैं कि हमारे में कैपेबिलिटी होती है कि हम अपने बिहेवियर को शेप कर पाएं। और शेप वर्ड्स जब आ गया है तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनका आ जाता है शेपिंग का, या जिसको हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, बट आपको पता भी होना चाहिए कि उसके अंदर होता क्या है। ऑल्दो नाम से ही समझ आ रहा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, यानी आप कॉन्टिन्यूटी में किसी चीज के ऊपर लगे हुए हो, ठीक है, शेपिंग या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है जी। इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली पिजन पे काम किया है, तो एक पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, PGEON, ठीक है। अब पिजन पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पिजन को क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया है, अगेन जो इनका ऑपरेंट चैम्बर है। अब अगर ये पिजन जो है वो एक तो बैठा है ऑब्वियसली, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होगा कि जहां पे ये स्किनर चाह रहे हैं कि वो यहां पे आके पैक करे, चोंच मारे, ओके। अब इस कबूतर को यहां तक लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, सो हम क्या करेंगे, स्टेप्स में काम करेंगे। तो जो स्टेप्स में हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज कि अगर ये थोड़ा सा मूव भी हो रहा है ना, तो हम यहां से रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, ठीक है। देन ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसकी थोड़ी सी मूवमेंट के ऊपर हमने दे दी। अब सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा बहुत इस स्पॉट की तरफ देखे या मूव करे, ठीक है। सो दूसरा काम हमने किया कि जब ये थोड़ा सा मूव करेगा या इसकी तरफ देखेगा तब हम इसको रिइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है। तीसरी बार हम बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और ज्यादा, या तो ये इसके पास आए, जितना ज्यादा पास आएगा तब जाके देंगे मतलब इसके आसपास आए, ठीक है। एंड फाइनली जब अब ये पैक कर देगा उसके बाद ही इसको चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो वो चीज क्या है कि हम एक स्टेप में सक्सेसिवली चीजों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, स्मॉल स्टेप्स में यहाँ काम हो रहा है, बिहेवियर को शेप करना चाह रहे हैं। एक बुक में इसका डॉग को लेके भी एग्जाम्पल था कि घर में एक डॉग है मान लो आपके, और आपका जो घर का दरवाजा है उसके जस्ट बाहर आपका मेल बॉक्स है, ठीक है। वहां से आपको कुत्ते को अब ट्रेनिंग देनी है कि वो वहां जाए और मेल उठा के लाए। बहुत सारी रील्स आप देखते हो ना कि कुत्ता जो है वो सारी चीजें कर रहा है घर में या काम कर रहा है, सो उसके लिए उसको ट्रेन तो करना पड़ेगा ना, उसके बिहेवियर को शेप करना पड़ेगा। और वो शेपिंग ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से पहले ही दिन जाए और वो जाके जो है क्या कर ले, मेल बॉक्स से मेल उठा लाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो वही चीज यहाँ पे जो यहाँ पिजन के साथ हुई, पहले अगर वो दरवाजे तक जा रहा है तो हम रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, अगर वो दरवाजे के थोड़ा और पास जा रहा है, मेल बॉक्स के थोड़ा पास जा रहा है, तब रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, यानी हम उसको एनकरेज कर रहे हैं कि वो वहां तक जाए, चीज को लेके आए, तो उसको चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब देखने में ये स्टेप्स की जब हम बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, बट स्किनर ने ये जो पिजन है इसको विद इन 3 मिनट शेप कर दिया था, ठीक है। सो इतना भी मुश्किल नहीं है जब हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, बट स्टेप्स में काम होगा, आपको उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। स्किनर की एक ये क्वालिटी भी है कि ये 1 रिस्पॉन्स एट ए टाइम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक से कंपैरेटिवली इजी इनका जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन रहा है, क्योंकि ये एक एक रिस्पॉन्स को जो है वो ध्यान में रखते हैं। थॉर्नडाइक की बात आई है तो एक बात आप याद रख लीजिए, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी, जिसमें वो कैट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका जो
प्राइमरी जो है दो लॉज पढ़ते हैं ना, प्राइमरी लॉज सेकेंडरी लॉज, सो उनके प्राइमरी लॉ में ये चीज बोली गई थी। तो थॉर्नडाइक का आर्ग्यूमेंट है कि यहां से ही चीजें निकल के ये सबसे नियरेस्ट है किसके, जो स्किनर का काम चल रहा है या स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके। सो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि थॉर्नडाइक का कौन सा लॉ जो है वो सबसे करीब है, नियरर है ऑपरेंट कंडीशनिंग के काम के। ओके, सो वो लॉ ऑफ इफेक्ट, अपना लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ नहीं, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो वहां से आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये थी वो बेसिक मेजर चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजों की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 8 पैराडिग्म्स। ऑल्दो ये 8 पैराडिग्म्स जो है वो किसी बुक में बहुत पर्टिकुलरली मेंशन्ड आपको नहीं मिलेंगे या बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं मिलेगी इनकी एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल आप जो है इनसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप सोल्व कर पाएं, वो चीज़ हम आपके लिए कर देंगे। अच्छा, एक वर्ड आप याद रख सकते हैं, एक है जनरलाइजेशन, एक है डिस्क्रिमिनेशन। सो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको किस चीज़ के ऊपर, किस क्यू के ऊपर रिएक्ट करना है। अगर वो आपको पता है तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप हर एक चीज़ से जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पैक, ये यहाँ पे पैक करने की बजाय हर ऐसी दिखती हुई चीज़ के ऊपर जो है पिजन चोंच मार रहा है, सो वो जनरलाइजेशन है। बट वो सिर्फ इसी चैम्बर में आके यहीं पे पैक करे और ऐसी कोई दिखती हुई चीज़ पे पैक ना करे, दैट विल बी डिस्क्रिमिनेशन। सो ये आपको बहुत पता होना चाहिए जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का। उसके अलावा हम बात करेंगे पैराडिग्म्स की। पैराडिग्म्स में हम दो चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला स्टिमुलस ये प्रेजेंट है या नहीं, यानी डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट और एब्सेंट, नेगेटिव। ठीक है, अब बहुत जगह पे ना इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि वो इस डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस को क्यू वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, स्टिमुलस को भी बोल सकते हो क्यू प्रेजेंट होना, अगर स्टिमुलस प्रेजेंट है तो, बट स्टिल जितना मैंने ऑब्जर्व किया है क्वेश्चंस को, वो डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस को क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाता है डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस या इसमें प्रेजेंट एब्सेंट होने का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे स्किनर क्या काम कर रहे हैं कि पहले रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स से हमें स्टिमुलस मिला। ठीक है, ये स्टिमुलस जो मिला, ये यूजुअली ये स्टार इसलिए लगा दिया ताकि प्राइमरी रिइंफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं, फूड वगैरह या ऐसी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एक रहेगा रिस्पॉन्स और स्टिमुलस वाला, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स लीड्स टू स्टिमुलस, यानी ये जो स्टिमुलस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रिस्पॉन्स पर डिपेंड कर रहा है कि पहले रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम बोल देते हैं कि स्टिमुलस जो है वो कंटिजेंट है, कंटिजेंसी इफेक्ट कंटिजेंट है रिस्पॉन्स पे, यानी डिपेंडेंट है रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर घर में डॉगी है, टॉमी है, सो वो अगर बैठ रहा है तो उसको खाना दे रहे हैं, अगर वो नहीं बैठ रहा है तो हम खाना नहीं दे रहे हैं, तो उसको जब भी खाना चाहिए वो आके बैठ जाएगा शांति से। सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो खड़ा हो जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिले, या हमने उसको कोई इशारा विशारा नहीं किया है। लेकिन जब हम उसको इशारा कर रहे हैं या बैठने का या स्माइल का या हाथ से कोई इशारा कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं टॉमी सिट, सो वो सारी सिचुएशन में क्या आ गया, वो डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस है। यानी कि अगर मैं सिट बोल रही हूं और अगर टॉमी बैठ गया शांति से, वो ऐसे 2 पैर 4 है ना, ऐसे बैठ गया पीछे वाले अपने पैरों पे बट के ऊपर, सो उसको क्या मिलेगा, फूड मिल जाएगा या रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे इस सिट का मतलब एक ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो नहीं बैठा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी एक से ज्यादा कंटिजेंसी इफेक्ट यहाँ रहेगा, यानी एक से ज्यादा कंटिजेंसी के चांसेस यहाँ पे हैं कि डिपेंडेंसी 2 चीजों पे अब हो गई है। सो वहां पे उसको वो इसको हम डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस में क्या आ जाएगा कि कोई भी क्यू आ जाएगा, कोई भी ऐसी चीज आ जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला स्माइल करना या हाथ से उसको इशारा करके बिठाना, सो वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम 8 पैराडिग्म्स पढ़ते हैं, यानी 8 पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कंफ्यूजन का कारण या सेंटर बने रहते हैं बहुत बार। सो मैं एक बार उनको बना के आपको दिखाती हूं ताकि आपको क्लैरिटी से चीजें समझ आ जाएं कि डिस्क्रिमिनेटिंग स्टिमुलस अगर प्रेजेंट है तब क्या होगा और नहीं है तब क्या होगा।
हाँ जी, तो ये हैं वो 8 पैराडिग्म्स जो आपको समझने हैं। लास्ट टॉपिक है ये वाला, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशंस करके थोड़ा सा। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे R का मतलब है रिस्पॉन्स, S का मतलब है स्टिमुलस, प्लेजेंट मतलब कोई अच्छी चीज देना या स्टिमुलस के रूप में, और स्टिमुलस के रूप में कोई एवर्सिव रूप, एवर्सिव मतलब खराब चीज वाली सिचुएशन, अनडिजायरेबल स्टिमुलस है ये। ओके, SD का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस का यूज नहीं करते, तो जब SD एब्सेंट है, यानी कई जगह पे क्वेश्चन आए कि Q एब्सेंट है, सो Q CUE, ठीक है, Q एब्सेंट है। सो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है इन 4 सिचुएशन में Q एब्सेंट है, इन 4 सिचुएशन में Q प्रेजेंट है। अब इन 4 सिचुएशन का मतलब समझ लीजिए। जब हम रिस्पॉन्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग ऑप्शन है, एस्केप ट्रेनिंग ऑप्शन है। जब हम रिवॉर्ड रिस्पॉन्स को डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो अपने पास ओमिशन ट्रेनिंग है और पनिशमेंट है। ओके, रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, आप अच्छी चीज है उसको, प्लेजेंट चीज है उसका रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। जैसे अगर डॉगी ने बैठ गया वो आराम से आके, तो उसको हमने ट्रीट दे दी, कुकी दे दी, या फिर हमने कुछ और चीज दे दी उसको घर में, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड ट्रेनिंग है कि जब अगली बार वो आके बैठे तो उसको मिलेगी, तो वो आराम से बैठा रहे वाली सिचुएशन। देन यहाँ पे है एस्केप ट्रेनिंग, जैसे आपको बचना था उस सिचुएशन से तो आप अपने फ्रेंड के रूम से चले गए, या आपने आपके रूम में स्टीरियो चल रहा था या म्यूजिक चल रहा था तो आप वहां से चले गए, ठीक है, तो वो एस्केप ट्रेनिंग हो गई, यानी एवर्सिव स्टिमुलस था वहां, तो वो एवर्सिव स्टिमुलस में आप जो है एस्केप ट्रेनिंग करके वो बिहेवियर आपका इंक्रीज हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, आप वहां से चले गए। तो आप क्या करते हो, अगर मैं बिल्कुल एक एक लाइन में बताऊं, सो रिवॉर्ड ट्रेनिंग में क्या आ जाएगा, लर्नर गेट्स पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थ्रू अ रिवॉर्ड। एस्केप ट्रेनिंग में क्या आ जाएगा, लर्नर डज समथिंग टू अवॉइड द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे रूममेट से लड़ाई ना हो जाए इसलिए आप वहां से चले गए, तो एस्केप ट्रेनिंग हो गई। देन आपके पास है ओमिशन ट्रेनिंग, यानी लर्नर लर्न्स नॉट टू डू समथिंग, किस किस सेंस में, कुछ अवार्ड लेने के लिए, रिवॉर्ड लेने के लिए, यानी वो चीज आपको ओमिट आउट करनी है अपने बिहेवियर से, जैसे वोमिटिंग करते हो ना, ऐसे ओमिट आउट करना है उस चीज को ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। तो यहाँ पे भी एक तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज हो रही है आपके साथ। ओमिशन ट्रेनिंग में कुछ ना करने पे अच्छी चीज हो रही है, रिवॉर्ड ट्रेनिंग में तो आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया है तब अच्छी चीज हो रही है, ओमिशन में आपको कुछ नहीं करना है, उस चीज पे रिएक्ट ही नहीं करना है वाली सिचुएशन, यानी आप कोई चीज नहीं कर रहे हो, ओमिट आउट कर रहे हो बिहेवियर से, तो वो क्या रहेगी, ओमिशन ट्रेनिंग, यानी कोई चीज डिक्रीज की है, यानी आपका वो बिहेवियर या वो रिस्पॉन्स हम चाहते नहीं है हो, वो हट जाए, डिक्रीज हो जाए, सो वो ओमिशन ट्रेनिंग। और अगर हम चाह रहे हैं कि आपको कुछ एवर्सिव पनिशमेंट या एवर्सिव चीज मिल रही है, सो वहां पे क्या आ जाएगा, पनिशमेंट आ जाएगा। जैसे मान लो हम डॉग को पनिश कर रहे हैं कि अगर वो कूदा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये सिचुएशन आपको समझ आनी चाहिए। रिवॉर्ड ट्रेनिंग में हम रिवॉर्ड दे रहे हैं कुछ करने के बाद, ओमिशन ट्रेनिंग में कुछ ना करने पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी लर्नर क्या सीख रहा है कि ये चीज नहीं करनी है अगर उसको रिवॉर्ड चाहिए तो, यानी दूसरों से बदतमीजी से बात नहीं करनी है अगर घर में प्रेज चाहिए तो, राइट। सो वही चीज है यहाँ पे क्या है, दूसरों से अच्छे से बात करनी है अगर प्रेज चाहिए तो, ओके। सो वो रिस्पॉन्स हो गया, एस्केप ट्रेनिंग एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये 4 चीजों में कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट है, सो उस सिचुएशन में हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑल्दो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें ना साइकोलॉजी की किसी बुक में नहीं मिलेंगी, एजुकेशन के फील्ड में पढ़ते हुए किसी क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में नेट में 1-2 बार क्वेश्चन आया 2017-18 में, इसलिए ये 4-8 चीजें मैं आपको करवा रही हूं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती नहीं है, ओके। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट लर्निंग, लर्नर डज समथिंग टू गेट समथिंग, यानी किसकी प्रेजेंस में, अब ये है चीजें वैसी सी ही हैं, यहां पे भी आपने कुछ किया कुछ गेन करने के लिए, बट यहां पे ये आपका डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं था, यहां पे डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट है, यानी कि यहां पे डॉग के पास 2 ऑप्शन है कि अगर सिट बोला तो आपको बैठना है, बैठोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ऑप्शन ये भी है अगर वो नहीं बैठा तो पनिशमेंट भी तो मिल सकती है। सो इन दोनों चीजों में से डॉग को चूज करना है अब, ठीक है। सो वो डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट है, यानी लर्नर डज समथिंग टू गेट समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ये आपका डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस, ओके। सो ये जो चारों चीजें हो रही है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस की
प्रेजेंस में हो रही है। ओके जी। देन है आपके पास एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग या एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग। लर्नर डज समथिंग टू अवॉइड अनप्लेजेंट। ठीक है, तो आपने ऐसी कोई चीज, यहां पे भी तो वही था, एस्केप ट्रेनिंग में भी तो आप वही चीज कर रहे थे ताकि कौन सी अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, वैसा सा ही एक्टिव अवॉइडेंस में है, बट यहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट है। देन आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन लर्निंग 7वें नंबर पे, यानी लर्नर लर्न्स नॉट टू डू समथिंग, यानी ओमिट आउट करनी है चीजें, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस, यही तो यहाँ पे किया था, ओमिट आउट करनी, यानी लर्नर जो है वो ये सीखता है कि कुछ नहीं करना है रिवॉर्ड पाने के लिए। यहाँ पे भी लर्नर वही चीज सीख रहा है लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस की प्रेजेंस में, यानी अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो खुद डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि भाई ये वाली चीज नहीं करनी है। ओके, देन है ये पैसिव अवॉइडेंस, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटिव पनिशमेंट लर्निंग भी बोलते हैं। सो लर्नर लर्न इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, डज नॉट इंडल्ज इन एन अनवांटेड बिहेवियर। यहां पे भी तो अनवांटेड बिहेवियर में वो इंडल्ज हो रहा था जब हम उसको पनिश कर रहे थे, वहां पे भी वही चीज नजर आएगी आपको। ओके, सो ये 8 के 8 यहाँ पे चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ। मैंने जैसे जैसे समझाया तो साथ साथ मैं इसमें लिख भी दूंगी इनकी डेफिनेशन जो मैंने बोल ली है, ताकि आपको एक लाइन में समझ आ जाएं चीज़ें। उसके साथ साथ जब एप्लीकेशन पार्ट की बात आती है, सो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहता है जो हमें कवर करना है। तो जब हम एप्लीकेशन, देखो बात ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको पहले असेसमेंट समझना पड़ेगा, यानी जब भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो इनको, या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस चाह रहे हो, या फिर इसको रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये बातें तो अभी तक तो हमने जानवरों तक ही की है ना, देखा जाए तो। सो उसको जब हम रियल लाइफ में इंक्लूड करते हैं तब क्या क्या चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन पार्ट की अगर हम बात करें। सो एप्लीकेशन पार्ट में आपको असेसमेंट समझनी पड़ेगी एक बार, कि जब हम किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले स्किनर की जो थियरी है उसको कैसे असेस किया जाए। सो इसमें हम 3 चीजें देखेंगे। बेसिकली ये जो असेसमेंट का पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है जी, काफी लंबी क्लास हो गई, आई थिंक काफी देर से बोल रही हूँ ऐसे लग रहा है, और स्पेसिफिकली जब कैमरा के सामने बोलना हो, बिकॉज क्लास बैठी हो तो कुछ तो रिस्पॉन्स आता है। सो आप थोड़ा सा नहीं ध्यान रहता टाइम का, बट फिर थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है जब आप अकेले खड़े होके बोल रहे होते हो। अच्छा ओके, फंक्शनल एनालिसिस बोलते हैं, इसमें हम 3 चीजें चेक करते हैं। एक हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि बिहेवियर कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। ओके, दूसरी चीज हम चेक करेंगे सिचुएशन जिसमें वो बिहेवियर हो रहा है, सिचुएशन इन विच द बिहेवियर अकर्स, किस सिचुएशन में हो रहा है। और तीसरी चीज हम चेक करेंगे कि उससे रिलेटेड रेनफोर्समेंट क्या अटैच्ड है। ठीक है, यानी डिजायरेबल अनडिजायरेबल सारी चीजें पहले हमें चेक करनी है, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं ना, मतलब ये तीनों चीजें चेक करने के बिना आप जो है एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर को ही तो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन ही तो कर रहे हैं। सो वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक हम इन तीनों चीजों को नहीं पढ़ लेंगे। ओके, सो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यही सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इसकी। हम बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हुए। उसमें एक सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल आता है टोकन इकोनॉमी का। ठीक है, टोकन इकोनॉमी यानी कि आपको बदले में, आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में कुछ टोकन दिया जा रहा है, जिसके आप जो है कोई भी वैल्यूएबल चीज या कोई चीज खरीद सकते हो जो आपके यूज की हो, राइट। सो ये एग्जांपल जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अप्लाई करके भी देखा है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। जैसे एक मेंटल जो है असाइलम में यूज किया गया था इसको, वहां पे जो मतलब काम इन द सेंस वो जो पेशेंट्स थे उनके ऊपर काम किया गया, और उन पेशेंट्स को एक जॉब की तरफ अट्रैक्ट किया गया कि वो कुछ ना कुछ करें। जैसे जेल में भी तो कोई ना कोई काम करते ही हैं, और वो जेल में जो काम करते हैं उसके बदले उनको भत्ता मिलता है। सो दैट भत्ता जो है वो एक तरीके से टोकन हो गया। वो टोकन पैसे के रूप में हो सकता है, इन जनरल कोई टोकन हो सकता है, राइट। सो उस टोकन की हेल्प से फिर आप जो हैं, जो जेल में रहते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो काम करके वो टोकन या वो पैसे कमाते हैं, उससे फिर वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें, या जो जैसे क्योंकि जेल की बात हो रही है तो वो सिगरेट वगैरह या स्मोकिंग के लिए कोई चीज या कैंडी वगैरह, टॉफी, कोई भी चीज वो वहां से उससे खरीद
खरीद सकते हैं या अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। सो वो टोकन इकोनॉमी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन जनरल लाइफ में भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है जी। सो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, वो तो कब से जो है मतलब स्किनर की लाइफ की शुरुआत से ही हम बोल रहे हैं रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट। सो ओवरऑल अगर आप देखें जो चीज़ें हमने समझी सारी की सारी, उसके अंदर हमें ये समझ आता है कि स्किनर की जो टेक्निक्स हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने को लेके रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट की हेल्प से वो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। बट एक पॉइंट पे आके जो अपनी कॉग्निटिव मूवमेंट है या कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसने जो है इसको थोड़ा सा ओवरटेक किया है। अदरवाइज बीएफ स्किनर अपने टाइम के बहुत ऐसे सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बट उन्होंने वो जो भी रेनफोर्समेंट की बातें की हैं वो सारी की सारी कहाँ से आई हैं, उनकी लाइफ से आई है। मेजर सीखने वाली चीज जो हम इनकी लाइफ से सीख सकते हैं कि 22 साल की एज में एक इंसान को नहीं पता है कि उसको क्या करना है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं और जब तक वो मरते हैं तब तक वो एक सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। इतना काम जो है वो उस फील्ड में करते हैं, एक जीता जागता एग्जाम्पल बनते हैं। जो स्टेटमेंट वो बोलते थे कि हम तो एक कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक तरीके से, या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हमारा नजर आता है। सो कॉम्प्लेक्स बीइंग है हम विद लॉफुल एक्टिविटी या लॉफुल तरीके से हम चीजों को करते हैं। ठीक है। सो वो बीएफ स्किनर हैं। एक बार इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी कर ही लेते हैं जब इतनी लंबी क्लास हो गई है। सो आई डोंट नो कितनी लंबी है बट स्टिल 20 क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, प्लस ये जो हमने 8 पैराडिग्म पढ़े इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है जो हमारे 2017-18 में एक बार नेट में क्वेश्चन आया था एजुकेशन के फील्ड में। सो वहां पे जो आया था वो जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो मैं एक बार क्वेश्चन के दौरान ही आपको समझा दूंगी। उसके अलावा बीएफ स्किनर ने एक प्रोग्राम्ड लर्निंग की भी बात की है, वो भी क्वेश्चंस में जब आएगा तो उसी के दौरान में उसके पॉइंट्स जो हैं क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज बीएफ स्किनर में अब कुछ बचा नहीं है, हमने सारा का सारा शुरू से आखिरी तक सब कुछ कवर कर लिया है। सो एक बार क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ आई हैं और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक मिलते हैं, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी, तो स्किनर के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ने के बाद इसके बाद तो स्किनर की कोई वीडियो बनने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, ना आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे अभी हम पीवाईक्यूज करेंगे जो कि सेट और नेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक इज नियरर टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग पैराडिग्म। तो वो किससे सबसे पास है, थॉर्नडाइक का जो है वो कौन सा लॉ, तो ये हमने पढ़ा था। थॉर्नडाइक का कहना है कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है उसी से जो है चीजें निकली हुई हैं। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग के सबसे पास जो है वो लॉ ऑफ इफेक्ट रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। देन है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां पे डायरेक्ट मैचिंग करनी होती है हमें, तो स्किनर तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्होंने दी है, डी का 6th। अगर इतना सा भी कई बार पता हो ना तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। सॉरी ये मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं डी पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे ये डी था। सो डी का 6th, ठीक है, 6th है तो यहाँ तो 2 6th हैं वैसे, बाकी ठीक है हमें याद होती है कि टॉलमैन की लेटेंट लर्निंग की थियरी है या फिर थॉर्नडाइक की अपनी ट्रायल एंड एरर की है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थोड़ा सा। ऑब्वियसली कोल्ब की एक्सपीरियंशियल है, ये फर्स्ट रहेगा यहाँ पे। सो ये फर्स्ट है, ये 6th है, तो ये फर्स्ट और थर्ड, यानी ये इतने से भी आपका सोल्व हो जाता है एक तरीके से। ओके, सो पॉइंट ये है कि स्किनर इसमें इंक्लूडेड था तो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बेस्ड ऑन स्किनर्स थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज आर अप्रोप्रिएट। तो कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे अप्रोप्रिएट है? स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स एंड इमीडिएसी ऑफ फीडबैक, planning, acting, observing, instructional objective, planning of teaching learning system and evaluation, क्वेश्चंस पूछना, गाइड करना, इवेल्युएट करना। सो हमने हमेशा स्टेप बाय स्टेप की बात की है। अगर आपको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी ना ध्यान रहे तो आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन तो ध्यान था ना, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे थे और उसके पिजन के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। सो वो स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन रहेगी। उसके अलावा जब प्रोग्राम्ड लर्निंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि लीनियर के अलावा हम ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग और मैथेटिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हैं। ओके, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। बट उससे पहले आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि स्मॉल स्टेप्स का प्रिंसिपल है, यानी स्मॉल स्टेप में काम करना है। एक्टिव रिस्पॉन्स हमें आना चाहिए, जैसे पिजन का आ रहा था वैसे। इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए।
सेल्फ पेसिंग रहेगी इसके अंदर, यानी अपने हिसाब से या अपनी पेस से बच्चा सीख सकता है, और प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग भी इसमें शामिल रहेगा, जैसे हमने लास्ट में असेसमेंट करके देखा था और उसके बाद ही हम एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचे थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्जाम्प्लीफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। सो लीनियर में हमने स्मॉल स्टेप्स पढ़े हैं, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग पढ़ा है और इमीडिएसी ऑफ फीडबैक पढ़ा है। ये जो डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट और रिलीज है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में नहीं, मैथेटिक प्रोग्रामिंग में आता है। मैथेटिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, बट स्टिल मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैथेटिक में क्या होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि मान लो 25 × 25 मुझे ये सिखाना है, तो ये यहाँ पे मैंने पहले तो पूरा सोल्व करके दिखाया, ऐसे करके ये ऐसे सोल्व किया, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया मैंने पहले नंबर पे। ठीक है, फिर मैं प्रॉम्प्ट कर रही हूँ, यानी मैं आपको उकसाऊंगी कि आपको कैसे करना है। मैंने आपको इतना सा करके छोड़ दिया, अब ये आधा स्टेप आपको करना है। देन प्रॉम्प्ट का दूसरा पार्ट भी हो सकता है कि आप सिर्फ इतना करके छोड़ दें और अब बच्चे को खुद करना है। देन आपने रिलीज करना है, कि रिलीज में क्या होगा, आपने पूरा का पूरा यहीं पे छोड़ दिया। ओके, सो सबसे पहले आपने पूरा का पूरा सोल्व करके किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, फिर आपने स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट किया और लास्ट में रिलीज कर दिया कि अब कंप्लीट जो है वो बच्चे खुद करेंगे। सो ये मैथेटिक प्रोग्रामिंग होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, एक्टिवली रिस्पॉन्स मांग रहे हैं और इमीडिएसी ऑफ फीडबैक वहां होनी चाहिए। सो ए, सी और ई जो है वो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके जी, Which of the following correct sequence in the development of learning theory? So learning theory में थॉर्नडाइक सबसे पहले, देन स्किनर, यहाँ थॉर्नडाइक, यहाँ क्लासिकल। So देखो स्किनर तो सबसे पहले नहीं आए हैं, हमें पता है, क्योंकि स्किनर ने थॉर्नडाइक और पैवलोव की किताबें पढ़ी थी, उसके बाद ही बिहेवियरिज्म में आने की सोची थी, तब जाके उन्होंने साइकोलॉजी से मास्टर्स किया था, राइट। सो पहले थॉर्नडाइक आए हैं जी, फिर पैवलोव ने काम किया है, फिर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, देन टोलमैन, फिर कॉग्निटिव थियरी आई, कंस्ट्रक्टिव थियरी आई, वो फिर नई नई चीजें चल रही हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल ठीक है। ओके, क्योंकि थॉर्नडाइक के बाद पैवलोव भी थे, यहां पे पैवलोव को ही मेंशन नहीं किया इन्होंने, यहां पे पैवलोव को कर दिया बट थॉर्नडाइक को मेंशन नहीं किया, राइट। नहीं, थॉर्नडाइक को मेंशन किया, बाद में कर दिया, कनेक्शनिज्म थॉर्नडाइक का ही तो है। Who of the following developed the concept of behavior shaping? तो यूज किसके यूज से, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, यानी स्टेप बाय स्टेप करके सक्सेसिवली आप थोड़ा 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 करके उसको उस बिहेवियर में ढालने की कोशिश कर रहे हो। सो ये किसने काम किया, इस पे स्किनर ने काम किया, हमें पता है, राइट। For training in behavior modification using Skinner's operant conditioning model, in which of the following types of procedures negative reinforcement is made contingent यानी dependent on making or withholding of a response? किसमें, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्यूज। सो ये क्यू जो है वो आप डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस को लगा के चलिए, जो हमने 8 पढ़े हैं, 8 चीजें जो मैंने आपको 8 पैराडिग्म पढ़ाए हैं, उनमें से आप ये देखिए कि कौन सा जो है वो विदहोल्ड करता है और मेक करता है, किस पे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट पे। सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात आएगी तो बी, सी और डी, यानी कि रिवॉर्ड में तो नेगेटिव नहीं होता रेनफोर्समेंट, राइट। एस्केप लर्निंग, देन आपका पनिशमेंट और एक्टिव अवॉइडेंस। अब पॉइंट ये है कि यहां पर नेगेटिव रेनफोर्समेंट में पनिशमेंट लर्निंग इंक्लूड कर रखा है। सो ये जो है नेगेटिव रेनफोर्समेंट को कई बार नेगेटिव पनिशमेंट कैसे मान लेते हैं, वो चीज मुझे समझ नहीं आई, ना मुझे कहीं पर मिली। बट नेगेटिव रेनफोर्समेंट की जब बात आती है तो ये हमने पढ़ा था, जो मैंने आपके लिए बनाया भी था। सो ये देखो, यहाँ पे ये प्लेजेंट था, प्लेजेंट में रिवॉर्ड ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे तो बिहेवियर होना या ना होना, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ही नहीं। ओमिशन ट्रेनिंग, यानी आप ओमिट आउट करना चाह रहे हो किसी चीज को, और पनिशमेंट में हमने देखा कि पनिशमेंट ट्रेनिंग में ओमिट आउट मतलब वो चीज आप उसको रोकना तो चाह रहे हो, बिहेवियर को तो डिक्रीज करना चाह रहे हो। यहाँ पे भी तो वही है ना, इन्होंने बोला कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज मेड कॉन्टिजेंट ऑन मेकिंग और विद होल्डिंग ऑफ ए रेस्पॉन्स, यानी कि दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट और एब्सेंट वाली सिचुएशन, वो इन्होंने बोला इन प्रेजेंस ऑफ क्यू या फिर एब्सेंस ऑफ क्यू, ठीक है। सो उस हिसाब से इन्होंने जो एस्केप, पनिशमेंट और अवॉइडेंस,
यानी ये एस्केप, पनिशमेंट और ये एक्टिव अवॉइडेंस, इन तीनों को इंक्लूड किया। सो ये आई थिंक ये एवर्सिव वाली चीज इंक्लूडेड है इसमें, शायद इसलिए किया होगा, अदरवाइज नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं होती है पनिशमेंट। पनिशमेंट तो पॉजिटिव पनिशमेंट में ही आएगी। और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज जो हमने क्लैरिटी से पढ़ी है ना, उस क्लैरिटी को क्लियर रखिए। सिर्फ इस बेसिस पे ये जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाली चीज है, क्योंकि ये आगे जाके भी रेनफोर्समेंट ही शो करेंगे कई जगह पे। ओके, सो उस हिसाब से ध्यान रख लीजिए कि हाँ, नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब एक एवर्सिव बिहेवियर की बात हो रही है थोड़ा सा। ओके, Which of the following principles is used in shaping behavior in Skinner's operant conditioning? तो obviously successive approximation का principle रहेगा। Okay, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो वो स्किनर ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट, बीएफ स्किनर ने। बहुत सारे वो स्मॉल स्टेप्स में चीजें करना और वो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इमीडिएट रेनफोर्समेंट, लीनियर को एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ब्रांचिंग को इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग और एक मैथमेटिक प्रोग्रामिंग। तो ये तीन तरीके की बेसिक प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं, बट मेजरली लीनियर प्रोग्रामिंग से कनेक्ट किया जाता है किसको, बीएफ स्किनर को। ओके, Who among the following is a behaviorist? सो पियाजे, वाइगोट्स्की, ब्रूनर तो नहीं है, ये तो डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं, ये स्किनर है अपने बिहेवियरिस्ट। स्किनर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने रैट पे किया था, पिजन पे किया था, काफी अट्रैक्टेड थे वो, पिजन का वो शो देखने के बाद और ज्यादा थे तो वो पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया। इनमें से कौन सी चीज सही है अबाउट टर्म रेनफोर्सर? तो रेनफोर्सर हमने दो टाइप के पढ़े हैं। रेनफोर्सर क्या होता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंस दैट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर, तो वो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए होता है, ठीक है। प्राइमरी रेनफोर्सर सेटिस्फाई करते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स को, ये भी ठीक है। तीन बेसिक कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंडरी रेनफोर्सर को, एक सोशल रेनफोर्सर, एक एक्टिविटी या फिर एक टोकन या सिंबॉलिक रेनफोर्सर। तो आप ये तीन में इन्होंने मेजरली डिवाइड किया, आप मान सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो कहीं किसी किताब में स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन नहीं है, बट ये चारों ऑप्शन सही नजर आ रही हैं। सो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के रेनफोर्सर को हम इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी रेनफोर्सर को हम कंडीशनड रेनफोर्सर भी बोलते हैं। फादर कौन है ऑपरेंट कंडीशनिंग के? बीएफ स्किनर है, सबको पता है, राइट। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट शेड्यूल? बताया था आपको कि स्टेबल लर्निंग के लिए, बेटर लर्निंग के लिए, एफिशिएंट लर्निंग के लिए कौन सा सबसे बेटर शेड्यूल रहेगा। चार रेनफोर्समेंट शेड्यूल पढ़े हैं ना, पहला पढ़ा था फिक्स्ड इंटरवल, देन आपने पढ़ा था फिक्स्ड रेशियो, देन हमने पढ़ा था वेरिएबल इंटरवल और फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल रेशियो। तो जो लास्ट वाला था वेरिएबल रेशियो, वो हमने बताया था कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो है वो देखा गया है जब हमने सारी चीजों को नोट डाउन किया। सो आंसर हो जाएगा वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, ये हमने पढ़े हैं। कॉन्टिन्यूअस, अच्छा कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है कई बार ना, कॉन्टिन्यूअस या फिक्स, मतलब बेसिकली तो हम चार ही पढ़ते हैं एक तरीके से, जिसमें हम फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो पढ़ते हैं। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि अच्छा कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी में ही दे रहे हो आप, ठीक है, कोई चीज है ही नहीं जिसमें आपने कुछ फिक्स वगैरह किया हो, ओके, तो वो भी हो सकता है। अदरवाइज आप मेजरली इन चार को याद रखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। Which one of the following conditions qualifies to be an instance of negative reinforcement? तो हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव ने हमें पढ़ा कि अच्छी चीज को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एवर्सिव या पेनफुल स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग अ पेनफुल स्टिमुलस। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में स्ट्रेंथन करने के लिए हम एवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। A trainer so designs the training procedure that presence of cue, negative reinforcement is made contingent on making a response by the trainee। यानी एक तो रिस्पॉन्स लेके आना है, यानी रिस्पॉन्स हुआ है, रिस्पॉन्स रोका नहीं है हमने, ठीक है, या इंक्रीज लगा लो या रिस्पॉन्स हुआ है लगा लो। नेगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ है, ठीक है। देन आपका है क्यू प्रेजेंट है, क्यू प्रेजेंट मतलब डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस प्रेजेंट है। तो डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस का प्रेजेंट होना, रिस्पॉन्ड का भी इंक्रीज होना या रिस्पॉन्स होना, ठीक है, डिपेंडेंट है ना उस पर। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट होना क्या आ जाएगा, एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग जो है वो आ जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं ये चीजें, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मेजर क्वेश्चन आता है जी ये वाला, जहां पे ये क्या बोल रहे हैं, रिवॉर्ड ट्रेनिंग, एस्केप,
एक्टिव अवॉइडेंस और ओमिशन, चारों चीजें दे दी। अब इन्होंने बोला क्यू एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट, प्रेजेंट, ठीक है। क्यू को आप लगा के चलिए डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्यों वैसे तो क्यू मतलब स्टिमुलस ही होता है, बट आप क्यू को यहां डिस्क्रिमिनेटरी स्टिमुलस लगा के चलिए ताकि ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो पाए। ओके, रिस्पॉन्स विदहेल्ड हुआ है, रिस्पॉन्स मेड, रिस्पॉन्स मेड, रिस्पॉन्स मेड, रिस्पॉन्स मेड। ओके, विदहेल्ड किसमें करते हैं, जिसमें हम ओमिट आउट करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जो 2-3 चीजें दी हुई है ना, उसमें से एक ना एक से तो सोल्व हो जाएगा आपका। सो रिस्पॉन्स विदहेल्ड, एक ही जगह पे विदहेल्ड दे रखा है, वो हम ओमिशन ट्रेनिंग में रोकते हैं कि ये चीज ना हो, ओमिट आउट करना चाह रहे हैं उस चीज को, यानी डी का फर्स्ट आना चाहिए। डी का फर्स्ट आएगा तो आंसर तो ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद इन्होंने यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्स विदहेल्ड करना है, और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की, यहां नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। सो ये जो पनिशमेंट वाला वर्ड है ना, वो इस क्वेश्चन से इन्होंने हटा ही दिया है। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो फिर भी हम सोल्व कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें वो पनिशमेंट को भी रिइंफोर्समेंट बोल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ये क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सा टेक्निकली गड़बड़ लगता है, बिकॉज एजुकेशन में हम फिर भी रिइंफोर्समेंट, ये आपका पनिशमेंट को नेगेटिव रिइंफोर्समेंट लगा लें, बट साइकोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जी। साइकोलॉजी में ये चीज सरासर गलत जाएगी। वहां पे रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों अलग अलग हैं। रिइंफोर्समेंट में पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट पढ़ते हैं, पनिशमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट पढ़ते हैं, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही हैं सबके लिए। ओके, बट ये क्वेश्चंस जो हैं, ये ऑलरेडी नेट के पेपर में 2017-18 में आया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है। बट यहां से आप अपना एक नोट्स बना सकते हो कि अच्छा, यहां पे जो ये हमने ये बनाया था ना, इसके अंदर आप एक और चीज इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, कि रिवॉर्ड ट्रेनिंग की बात हो रही है, सो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट लिख लिया। यहां से ही उठा के ओमिशन की बात हो रही है, तो ओमिशन को भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बोल रहे हैं एक तरीके से, तो ये भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। एस्केप ट्रेनिंग को ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोल रहे हैं। ये देखो बी का क्या आएगा, थर्ड आएगा ना, तो ये देखो क्यू एब्सेंट है, क्यू एब्सेंट है, ठीक है। यहां पे क्यू देखो, डोंट यूज डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, ठीक है। सो क्यू तो एब्सेंट है, क्यू को आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस से याद रख लीजिए, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ही आप हर जगह इंक्लूड कर रहे हो, वो थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। क्योंकि देखो एक्टिव अवॉइडेंस में भी हम क्या कर रहे हैं, सी का क्या है, सेकंड है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्यू प्रेजेंट और रिस्पॉन्स बनाना है, मेकिंग अ रिस्पॉन्स। तो ये क्या आ गया, ये रहा अपना एक्टिव अवॉइडेंस। इंक्रीज करना है रिस्पॉन्स को, वी वांट टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस अपना एवर्सिव है, एवर्सिव स्टिमुलस की वजह से नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोल रहे हैं, या किस वजह से बोल रहे हैं, आई रियली डोंट नो, ना मुझे कहीं मिली है ये चीज। आपको पता चले तो आप जरूर बताइएगा। बट जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, वो ये 16 नंबर क्वेश्चन और ये 17 नंबर क्वेश्चन, इनफैक्ट इन दोनों क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव अवॉइडेंस को नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बोल रहे हैं, और ये 17वें क्वेश्चन में एक्टिव अवॉइडेंस, देखो इसका आंसर भी ए आएगा, और डी का फर्स्ट है, और फर्स्ट डी का फर्स्ट यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ठीक है। सो गूगल पे भी आपको जिस तरीके से क्वेश्चन है वैसे सी चीजें मिल जाएंगी, बट इन दोनों क्वेश्चन से बाकी सारी चीजें तो सॉल्व हो जाएंगी। आपकी रिस्पॉन्स का आपको समझ आ जाएगा कि आप रोकना चाह रहे हो या करवाना चाह रहे हो, रिस्पॉन्स मेड या विदहेल्ड। क्यू का भी समझ आ जाएगा आपको, प्रेजेंट या एब्सेंट, और क्यू एब्सेंट प्रेजेंट से भी मोस्टली क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। बट फिर भी आपको यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि रिवॉर्ड ट्रेनिंग में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ओमिशन में पॉजिटिव, एस्केप और पनिशमेंट में देखो ये रहा पनिशमेंट, ई पनिशमेंट, पनिशमेंट का ये बोल रहे हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। बट पनिशमेंट और रिइंफोर्समेंट अलग अलग चीजें हैं। पनिशमेंट को हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कैसे बोल सकते हैं, राइट। सो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं साइकोलॉजी में भी बात कर चुकी हूँ, वहां पे भी साइकोलॉजी के बच्चे जो है उनका भी यही है कि हमने कोई चीज ऐसी नहीं पढ़ी है, ना उनके पीवाईक्यूज में कोई चीज ऐसी देखने को मिली है। बट ये एजुकेशन के नेट के 2018 और 17 के पीवाईक्यूज हैं दोनों, एक 17 का एक 18 का। सो वहां पे ये चीज है, तो यहां से आप अपने
नोट डाउन कर सकते हो। बाकी आपके ये क्यू और रिस्पॉन्स की वजह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बाकी चीजें हमने कर ली हैं। ठीक है जी। सो यही 2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल, अच्छा 20 क्वेश्चन नहीं थे, 17 ही क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। सो यही क्वेश्चन थे अपने जो स्किनर से रिलेटेड पूछे जाते हैं मेजरली। तो बाकी तो आपको समझ आ ही गया होगा जो मैंने समझाया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन बच गया हो अभी भी, सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट में बोर्ड पे समझाई हैं आपको चीजें कि अच्छा ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और जो ये 8 पैराडिग्म है इनका मतलब, वो आप वहीं तक सीमित रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह से छाट छूट के ये सारी चीजें कंबाइन करके, कंपाइल करके आपके सामने रखी हैं। एंड स्टिल अगर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, वो भी बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।